तो चलो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पेन 2 इन 4 आइन में कितना सिग्मा इन कितना पाई बॉन्ड होने वाला है। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बट आप स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली ड्रॉ करो। अगर आप स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं करोगे तो आप सिली मिस्टेक कर जाओगे। तो ध्यान ना, सबसे पहले इस फेयर को हम ड्रॉ करते हैं। तो पेंट मतलब अपने पास 5 कार्बन होगा, ठीक है, और उसके फोर्थ पोजीशन में अल्काइन कर देंगे और सेकंड पोजीशन में क्या करेंगे, आपका अल्कीन यानी डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब बाकी जो वैलेंसी है उसमें आप H सेटिस्फाई कर दो। तो जब हम H को जोड़ेंगे बाकी जगह पे तो यहाँ पे 3H आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1H आएगा, यहाँ पे 1H आएगा, यहाँ पे 1H आएगा। बात समझ में आया? तो अब ध्यान देना, यहाँ जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है इसमें 2 पाई बॉन्ड होगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें 1 पाई बॉन्ड होगा। तो आपके पास जो पाई बॉन्ड का नंबर क्या हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड का नंबर 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? बात करते सिग्मा बॉन्ड का। तो सिग्मा बॉन्ड ध्यान देना, यहाँ पे सिग्मा 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये चौथा सिग्मा हुआ, और हर जगह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है। तो यहाँ पे सिग्मा चौथा होगा, चौथा यहाँ हो चुका है, 5वां सिग्मा, ये 6ठा सिग्मा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ठीक है, ये 9 होगा और यहाँ पे 10 होगा। तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस फिगर में 10 सिग्मा है और 3 पाई है, यानी ऑप्शन जो बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि आपको हाइब्रिडेशन दिखा हुआ है कार्बन एटम का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बोला गया इसमें करेक्ट मैच कौन सा होने वाला है। तो ध्यान देना, आपका लेफ्ट साइड में हाइब्रिडेशन पहला होना चाहिए sp2, फिर sp2, फिर sp अब देखो ध्यान से, आपका जो ऑप्शन बी है, बी में पहला जो कार्बन है उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडेशन काउंट नहीं करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो होगा 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp2 होगा, यहाँ पे भी 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा, यहाँ भी क्या होगा, sp होगा। यानी ये जो हाइब्रिडेशन का जो सीक्वेंस है हमारे गिवन क्वेश्चन में सीक्वेंस उससे मैच कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर होगा बी। आप बाकी ऑप्शन को चेक करोगे तो यहाँ देखना, पहले वाले ऑप्शन में जो है यानी ए वाले में इसका हाइब्रिडेशन sp होगा, ए बी sp होगा, ए बी sp होगा, ए बी sp होगा, यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन जो सी है उसमें सारा कार्बन sp2 है, ठीक है, क्योंकि सारे जगह 3 सिग्मा बॉन्ड है। ऑप्शन जो डी है, डी वाले में ए दोनों हाइब्रिडेशन पोजिशन का sp3 होगा और बीच वाले दोनों का sp2 होगा। तो ये भी हमारे गिवन क्वेश्चन के सीक्वेंस में जो दिया हुआ है हाइब्रिडेशन से मैच नहीं करा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर तो अपने हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन आपके सामने फिगर दिया हुआ है और बोला इसमें टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा है, आपको टोटल पहले पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड है, यहाँ पे तीसरा है, चौथा है, यानी टोटल इसमें कितना है, 4 पाई बॉन्ड है और हर बॉन्ड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड चूंकि आपके पास 4 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो उसका डबल कर दो तो आप 8 बोलोगे। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने फिगर दिया हुआ है, उसमें कार्बन का नंबरिंग किया हुआ है और फिर बोला गया आपसे आपको कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, ठीक है, कार्बन 5 और कार्बन 6 का हाइब्रिडेशन बताना है। तो ध्यान ना, जो कार्बन 2 है, कार्बन 2 में 2 सिग्मा है तो इसमें होगा sp। कार्बन जो 3 है उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, sp3 होगा। कार्बन जो 5 पोजीशन पे है उसमें 3 सिग्मा तो क्या होगा, sp2 होगा। और कार्बन जो 6 होगा, 6 में फिर से क्या 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, फिर से होगा sp3 होगा। तो आपका जो सीक्वेंस मैच करेगा, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp3, 5 के लिए sp2 एंड 6 के लिए sp3, यानी ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और स्ट्रक्चर में कार्बन को नंबरिंग किया हुआ है और बोला गया है कार्बन नंबर 1, 3 एंड 5 का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो कार्बन नंबर 1 में 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp होगा। कार्बन 3 में क्या है आपका, यहाँ पे CH2 होगा। तो कार्बन जो 3 नंबर होगा उसमें हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। और कार्बन नंबर जो होगा 5 में आपके पास 3 सिग्मा है
क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का सिग्मा होगा तो 3 सिग्मा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp2। तो आप देखोगे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन डी हमारे से मैच करेगा, यानी 1 का sp3 का sp3 एंड 5 का sp2। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फिगर है जहां पे मोर देन वन टाइप का हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान देना, आप देखोगे तो ऑप्शन ए में जितना भी कार्बन आइटम है सबका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, यानी सेम टाइप का हाइब्रिडेशन हर जगह है। ऑप्शन बी में जो भी कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp होने वाला है, दोनों का हाइब्रिडेशन sp होगा। ऑप्शन सी में जो भी आपको सिस्टम दिख रहा है सारे का हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, sp3 होने वाला है, यानी सारे कार्बन sp3 है, यानी सारे में क्या है आपका सेम टाइप ही हाइब्रिडेशन सारे कार्बन आइटम का होने वाला है। आप ऑप्शन डी देखोगे तो डी में क्या है आपका जो एंड पॉइंट का जो भी कार्बन है उसमें सिग्मा बॉन्ड 4 है तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, और बीच में दोनों जो कार्बन है उनमें सिग्मा बॉन्ड 3 होता है, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों में आपका जो हाइब्रिडेशन है हाइब्रिडेशन डिफरेंट होने वाला है सारे कार्बन आइटम का, यानी मोर देन वन हाइब्रिडेशन इसमें आपका एग्जिस्ट करने वाला है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पैराडीन मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा, कितना पाई बॉन्ड और कितना लोन पेयर होंगे। तो ध्यान देना, इस मॉलिक्यूलर फिगर ऐसा कुछ होता है। तो आपके पास पता है कि लोन पेयर क्या हो, लोन पेयर 1 होगा और 3 पाई बॉन्ड होगा। तो लोन पेयर 1 3 पाई बॉन्ड कहाँ दिख रहा है आपको, तो लोन पेयर 1 और 3 पाई बॉन्ड बस आपको ऑप्शन डी में दिखेगा, डी होगा करेक्ट। बाकी चेक करने के लिए एक बार आप क्या करो, आप सिग्मा बॉन्ड भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 5 हाइड्रोजन है, तो 5 सिग्मा यहाँ से होगा, और यहाँ पे रिंग में 6 सिग्मा होगा, तो 5 + 6 यानी क्या होगा आपके पास 11 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो 11 सिग्मा हो गया। पाई कितना होगा, 3 होगा। लोन पे कितना होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला है C6H7O2N, और बोला गया है इसमें जो रिंग बनेगा वो 6 कार्बन आइटम मिलकर रिंग बनाएगा। रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो बाहर में एज ए ब्रांच की तरह लिंक होगा। तो एक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, बोला कि कौन सा करेक्ट होगा। ध्यान ना, कार्बन का रिंग है तो 6 कार्बन गया रिंग में। अगर आप इसको देखते हो फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में ध्यान ना इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने वाला है तो उसको अगर देखो तो ये होगा आपके पास 4। तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब क्या होगा, इसमें आपको 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को सेटिस्फाई करना है। तो आपको क्वेश्चन में एक रिंग बना दिए, तो रिंग में एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। बाकी आपको 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है, तो आप एक नाइट्रो को जोड़ दो, तो नाइट्रो के पास 1 डबल बॉन्ड हो चुका है, ठीक। और आपके पास 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ करना, तो 2 डबल बॉन्ड आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और 2 डबल बॉन्ड आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें कुछ बोला नहीं है, तो दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें अगर आप सोचोगे तो आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो चाहोगे तो। नाइट्रो पे यहाँ लगा देंगे हम, तो इसमें यही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक। इसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी सोच सकते हम लोग। तो ये सारा पॉसिबल फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब ध्यान देना, जो भी हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं सारा फिगर क्या है, सारे फिगर में जो रिंग है, रिंग में सिर्फ कार्बन आइटम है तो रिंग है होमोसाइक्लिक, यानी सेम आइटम से बना हुआ है। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है जिस रिंग में सिर्फ सेम ही आइटम होगा, बाकी और कोई आइटम नहीं हो। तो आपका चूंकि जिसमें जो 6 में रिंग हम ड्रॉ करें सिर्फ कार्बन आइटम है तो उसको आप होमोसाइक्लिक बोल सकते हो। और हर फिगर में आपके रिंग में sp3 कार्बन है तो एरोमेटिक तो होगा नहीं, तो यानी इसका आंसर होगा ए, होमोसाइक्लिक होगा बट एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट था, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में, उसका यूज करके जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे वो सारा पॉसिबिलिटी होमोसाइक्लिक होगा बट एरोमेटिक नहीं होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में C6H14 के करस्पॉन्डिंग बोला गया है कि आपको उस कंपाउंड का नाम लिखना है जिसमें 2 टेरशरी कार्बन होगा। तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं C6H14 तो उसमें टोटल कितना आइसोमर पॉसिबल है, तो उसमें टोटल 5 आइसोमर पॉसिबल होता है। तो पहला जो होता है स्ट्रेट चेन, सेकेंड ऐसा कुछ हो सकता है 5 कार्बन विथ 1 ब्रांच यहाँ पे, या फिर
ब्रांचिंग आपका सेंटर में हो सकता है। फिर 4 कार्बन में ये ऐसा हो सकता है या तो फिर ऐसा हो सकता है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको इस कंपाउंड में फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे ए भी कार्बन 3 डिग्री है और ए भी कार्बन 3 डिग्री, यानी इस कंपाउंड में 2 टर्सरी कार्बन है। तो इसका हमको नाम बताना है, ठीक है। तो इसका जब नाम बताओगे आप तो ध्यान देना, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो सकता है। तो आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारा जो ऑप्शन 3 होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ये आपके सामने फिगर में ऑलरेडी मैं अटैच कर दिया था, तो आप देखोगे तो मैं किस कंपाउंड का बात करता हूँ, मैं इस कंपाउंड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट अगर इसमें इस क्वेश्चन में और कुछ और भी वेरिएशन बोलता, कुछ और भी कंडीशन बोलता, तो हम लोग 5 आइसोमर लिख सकते हैं। तो किसी भी आइसोमर का हम नाम लिखने में कैपेबल है, ठीक है। तो और क्वेश्चन कुछ और वेरिएशन करेगा तो भी हम उसके लिए रेडी रहेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बोला है इसका करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो ध्यान देना, इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे कहाँ से। तो अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, OH का पोजीशन 4 होगा। क्योंकि यहाँ पे OH मेन फंक्शन ग्रुप है तो उसका पोजीशन लोएस्ट होना चाहिए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं राइट से लेफ्ट तो 1 2 3, OH का पोजीशन 3 होगा। तो मतलब जो ब्लू मार्क से जो नंबरिंग मैंने किया है उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ब्लू कलर से जो नंबरिंग है वो एक्यूरेट नंबरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे OH का जो नंबर है लोएस्ट होने वाला है। तो आप इसका नाम लिखते हैं तो क्या होगा, 1 पे ब्रोमो है, 2 आपके 5 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है। 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 पोजीशन पे अल्कोहल है तो 3 क्या होगा, हेक्सेन 3 ऑल हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा इस स्ट्रक्चर का करेक्ट नेमिंग होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपको एक नेमिंग दिया हुआ है 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन और बोला है इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपके पास 2 पे मिथाइल होना चाहिए, 6 पे मिथाइल होना चाहिए और 4 पे अल्कीन होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम जस्टिफाई करेंगे। तो आप एक बार ऑप्शन 2 चेक करो, 1 2 पे मिथाइल दिख गया, 3 4 पोजीशन में अल्कीन दिख रहा है मेरे को, 5 6 पे फिर से मिथाइल दिख रहा है, 7 8 9 10। तो हमारा जो नाम लिखा हुआ है वो बी वाले ऑप्शन के साथ मैच कर जा रहा है। तो इस नाम के लिए जो स्ट्रक्चर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी का। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है उसका बोला गया करेक्ट नेम क्या होगा। तो ध्यान देना, इसमें अल्डिहाइड है, कीटोन है एंड अल्कीन है। तो आपका मेन इसमें ग्रुप हो जाएगा अल्डिहाइड। तो नंबरिंग यहाँ से कर ले 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास क्या है, 1 पोजीशन पे अल्डिहाइड है, 3 पे क्या है, 3 पे कीटोन है, 4 पे अल्कीन है और 2 पे मिथाइल है। तो आप देखोगे तो इसका नाम क्या होगा, 3 कीटो, 3 पे जो कीटो ग्रुप है 3 कीटो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है। तो आप देखोगे मैच किससे करेगा, तो 3 कीटो 2 मिथाइल और आपके पास 6 कार्बन है तो क्या होगा, हेक्स हो जाएगा। हेक्स के बाद 4 पोजीशन पे क्या अल्कीन है, तो 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन और लास्ट में आप लगा दोगे अल, यानी ऑप्शन जो डी का जो नाम है वो मैच करेगा हमारे साथ। 3 पे कीटो है, 2 में मिथाइल है, हेक्स 4 पे अल्कीन है और लास्ट में क्या है, अल्डिहाइड होगा आपका मेन ग्रुप जिसका नाम आप लिखोगे सफिक्स में, ठीक है। तो बच्चों लोग इसका ये था करेक्ट आंसर। मूव करते हैं हम लोग एन ब्यूटाइल बोलते हैं, एन मतलब नॉर्मल, ठीक है। ऑप्शन बी का जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी, टर्ट, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है उसका टर्सरी कार्बन है, तो टर्ट ब्यूटाइल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो है यहाँ पे आपका सेकेंडरी पोजीशन है तो इसको हम बोलते हैं सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी पोजीशन से बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। तो आपका इसका करेक्ट आंसर तो सी था, हम लोग पहले बता दिए। इसके अलावा जो भी बाकी ऑप्शन है उसका नाम क्या होगा वो भी आपको बता दिया गया है। ये सारा ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये था क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक आईपीसी नेमिंग दिया हुआ है और बोला है इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इस नेम में आपके पास एसिड है मेन ग्रुप, उसके एसिड के सेकेंड पोजीशन में OH है और थर्ड पोजीशन में इथाइल जुड़ा हुआ है और फोर्थ पोजीशन में क्या जुड़ा हुआ है,
मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो एसिड का जो सेकेंड पोजीशन है आप देखोगे उसमें अल्कोहल जो है यहाँ पे 1 है और अल्कोहल जो होगा वो 2 3 बहुत पीछे चला जा रहा है। तो हमको एसिड के सेकेंड पोजीशन में OH ढूंढना है। तो कहाँ दिखेगा, तो आपके सी में 1 2 एंड ऑप्शन डी में 1 2 में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि आपका थर्ड पोजीशन में इथाइल कहाँ दिख रहा है, तो थर्ड पोजीशन में यहाँ तो इथाइल नहीं है तो इसको हटा दो। तो थर्ड पोजीशन में आप देखोगे तो थर्ड पोजीशन में यहाँ पे इथाइल मुझे दिख रहा है। ठीक है, इथाइल आपको दिखेगा यहाँ पे। आपका जो फोर्थ पोजीशन में इथाइल यहाँ दिखेगा, फोर्थ में इथाइल दिख रहा है आपको। और 5 6 यानी फोर्थ में आपको जो है, आपको थर्ड में अल्कीन होना चाहिए, तो थर्ड में अल्कीन यहाँ मुझे दिख रहा है। और 5 पोजीशन में अल्काइन है यहाँ मुझे दिख रहा है। यानी हमारा जो नाम लिखा हुआ है उस नाम के करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा ये होगा ऑप्शन डी वाला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया है कि आपके पास जो भी 4 नाम लिखा हुआ है तो कौन सा आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन ए है उसका नाम आप लिखोगे तो नंबरिंग यहाँ से होना चाहिए था। अल्कीन को प्रायोरिटी दोगे तो 1 2 3 होना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए था 3 ब्रोमो प्रोपीन होना चाहिए था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ब्रोमो प्रोपीन, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। यानी पहला जो ऑप्शन है वही होगा इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी अब बी सी डी अब चेक कर लोगे तो इसका जो नाम लिखा हुआ है नाम हमारे ऑप्शन से क्या होगा, मैच करेगा। ठीक है, यानी बाकी सबका जो नाम है आईपीसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का डिमांड था कि ऐसे ऑप्शन को आपको टिक करना है जो कि आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और बोला है इसका करेक्ट आईपीसी नेम क्या होगा। तो ध्यान ना, इसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी लॉन्गेस्ट चेन होगा विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। तो इसको हम इंक्लूड करेंगे एज अपना मेन चेन। इसमें क्या होगा, 3 पोजीशन पे आपके पास प्रोपाइल है, 4 पोजीशन पे क्या है, इथाइल है, और 1 पोजीशन पे अल्कीन है। तो इसका करेक्ट जो नाम होगा 4 पे इथाइल, 3 पे प्रोपाइल, हेक्स 1 इन, यानी ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। तो बच्चों लोग ये था इसका करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और बोला इसका नाम क्या होगा। तो ध्यान देना, इसमें नंबरिंग आप करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, जो बल्कि ग्रुप है वो अपोजिट साइड है, जिसको बोलेंगे ट्रांस, यानी जो अल्कीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ट्रांस होगा। तो ट्रांस आपके पास ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन में ब्रांच है क्लोरो का, थर्ड में आइडो का है। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या है, क्लोरो आएगा तो हम बोलेंगे 2 क्लोरो और 3 आइडो होगा। तो ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो। पेंट सेकंड पोजीशन में अल्कीन होगा तो पेंट 2 इन होगा। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट मैच करेगा हमारे साथ। ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो पेंट 2 इन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, बोले इसका नाम क्या होगा। था ध्यान देना, आप इसका नंबरिंग करो तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5। तो पेंट होगा, पेंट में आपका 3 पे इन होगा 1 पे आइन होगा। तो पेंट 3 इन 1 आइन जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हमारे साथ मैच करेगा। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बोला इसका करेक्ट आईपीसी नेम क्या होता है। ध्यान देना, इसमें आपके एक इन पे अल्काइन है एक इन पे अल्कीन है, दोनों को पोजीशन सेम है। तो उसके साथ हम प्रायोरिटी देते हैं अल्कीन को, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता। तो नंबरिंग आपका स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो आपके फर्स्ट पोजीशन पे अल्कीन होगा, थर्ड पोजीशन में अल्काइन होगा। तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन, जो कि हमारे सी से मैच करेगा। यानी 1 पोजीशन पे अल्कीन है और 3 पोजीशन पे अल्काइन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बोला इसका करेक्ट आईपीसी नेम क्या होता है। ध्यान ना, इसका नंबरिंग आप यहाँ स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, यानी 2 और 3 पे मिथाइल है। तो आपका जो होगा 2 3 डाइमिथाइल होना चाहिए। आपके पास जो ग्रुप है वो है एसिड क्लोराइड, तो होगा ऑयल क्लोराइड होना चाहिए। और 5 कार्बन है तो इसका नाम होगा 2 3 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड होना चाहिए, जो कि हमारे सी ऑप्शन से मैच करेगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसका एक आईपीसी नेम लिखा हुआ है। अब बोला है कि किस ऑप्शन में जो नाम लिखा हुआ है हमारे आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप देखोगे तो पहला जो फिगर है उसका नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए। इसमें 2 ब्रांच है, 4 पे इथाइल एंड 3 पे मिथाइल है। तो
तो इथाइल मिथाइल में पहले लिखना पड़ेगा हमको इथाइल को, चूंकि इसमें अल्फाबेटिकली पहले आता है, बट जो नाम लिखा हुआ है इस नाम में 3 मिथाइल पहले लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी आईपीसी के रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो ए है उसका नाम आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी जो भी बी और सी और डी ऑप्शन में है उसमें जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है उसका नाम आईपीसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो ये सारा नाम सही होगा। तो बेसिकली कौन सा नेम था जो आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं लिखा होता, ये होगा ऑप्शन ए। ठीक, तो बच्चों लोग था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और बोला गया है इसका करेक्ट नेमिंग क्या होता है, ध्यान ना। इसको पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग करते हैं तो बेस्ट नंबरिंग होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके 4 पोजीशन पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो क्या होगा 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन होना चाहिए इसका नाम। तो ऑप्शन जो ए है हमारे करेक्ट होगा, यानी इसका ये नाम होना चाहिए। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बोला है इसका करेक्ट आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो ध्यान देना, इसको नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक अल्कीन और अल्काइन है, दोनों को पोजीशन सेम है, तो हम प्रायोरिटी देंगे किसको, अल्कीन को। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया। अब जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्स 1 पे इन होगा, यानी 1 पे अल्कीन होगा और 5 पे इन होगा, जो कि हमारा मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे जो उसका नाम लिखा हुआ है वो आईपीसी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ध्यान देना, जो पहला ऑप्शन है उसमें आपके पास कीटोन मेन ग्रुप है, तो इसका नंबरिंग ऐसा करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम होना चाहिए था 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखोगे यहाँ 2 मिथाइल लिखा हुआ, जो कि गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए है। यहाँ जो नाम लिखा हुआ है आईपीसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, बोला इसका करेक्ट नेम क्या होता है, ध्यान ना इसका। इसमें ध्यान रखिए, तो यहाँ पे जो एंड है इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, तो ये फिगर आपको ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें जो ब्रांचिंग है, एक ब्रांच एक ब्रोमीन है और एक मिथाइल है। तो आप इसका नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग करोगे आप राइट से लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच पहले मिलेगा। तो 1 2 3 4 आपका 1 पे ब्रोमो होगा, 3 पे मिथाइल होगा। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और बोला इसका करेक्ट नेम क्या होता है, ध्यान ना। इसमें आपका मेन ग्रुप एसिड है और एसिड को 1 लेंगे तो 1 2 3 पॉइंट पे क्या है, अमीनो ग्रुप होगा। 4 5 पे आपका अल्कीन होगा। तो इनसे अगर आप देखोगे तो आपका 3 पे अमीनो होना चाहिए, 5 पे अल्कीन होना चाहिए, और आपका टोटल कार्बन कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 3 अमीनो 5 हेप्टेन ओइक एसिड। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा, ए होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे पूछा गया है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन को आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो ध्यान ना, आपके सेकेंड पोजिशन पे अल्कीन है और वहाँ पे मिथाइल का ब्रांच भी है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ऐसा कुछ होगा। अब ध्यान देना, ये जो आपका मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें एक आपके पास अल्डिहाइड है और अल्कोहल और अल्कीन है और ब्रांच में मिथाइल दिया हुआ है। तो ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर में मेन जो ग्रुप होगा वो होगा अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड को हम लेकर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5। तो आपके 4 पोजीशन में जब ब्रांच OH की तरह होगा और 2 पोजीशन में मिथाइल होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं इसका नाम हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट। 5 कार्बन है और सेकेंड पोजीशन में अल्कीन हो तो पेंट 2 इन 1 अल। तो ये जो नाम है हमारा मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ। 4 पोजीशन OH तो 4 के लिए हाइड्रोक्सी, 2 पोजीशन मिथाइल 2 मिथाइल पेंट, सेकेंड पोजीशन अल्कीन तो पेन 2 इन 1 अल। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में से पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो मेटामेरिज्म शो कर सकता है। तो ध्यान देना, मेटामेरिज्म तभी शो किया जाता है जब आपके फंक्शन ग्रुप के अबाउट में जो अल्काइल चेन अटैच होगा वो दोनों कंपाउंड में अलग अलग होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो इस फॉर्मूले करस्पॉन्डिंग हम लोग ईथर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ईथर जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसा है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग हाइड्रोजन को उसमें लिख नहीं रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसा है, एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल हम ड्रॉ किए हैं दोनों में क्या फॉर्मूला तो सेम है, और दोनों कंपाउंड में अल्काइल चेन जो है ओ के अबाउट अलग अलग है, तो इसको हम आपस में मेटामर बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या होगा, मेटामर होगा। यानी ऑप्शन ए का जो फॉर्मूला है उसके लिए हम लोग मेटामर को ड्रॉ कर सकते हैं। बी में क्या है, बी में आपके पास हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में मेटामरीन शो नहीं करता है। ठीक है, मेटामरीन शो करने के लिए एटलीस्ट आपके पास हेट्रोटम होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में भी ईथर हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट सी में देखोगे तो सी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो उसमें आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा ईथर का, और कोई नहीं बनेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी में मेटामरीन शो नहीं होगा। ऑप्शन जो डी है, डी में भी क्या है, डी में आपके पास या तो इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो या तो आप अल्डिहाइड बनाओगे या तो आप कीटोन बनाओगे। ठीक, या तो आप इस तरह का ईथर ड्रॉ कर सकते हो, बात समझ में आया, या फिर इसमें आप साइक्लिक ईथर ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें जो भी है, तो इसमें आप देखोगे तो इन सारे कंपाउंड्स में आपस में मेटामर का रिलेशन नहीं आएगा, या तो फंक्शनल आइसोमर्स का आ जाएगा या तो रिंग चेन का आ जाएगा, बट यहाँ पे जो भी आप कंपाउंड ड्रॉ कर रहे हो उसमें मेटामर का रिलेशन नहीं आएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी में भी क्या है, बहुत सारे कंपाउंड को ड्रॉ कर सकते हो और उन कंपाउंड से मेटामर का रिलेशन नहीं बिल्ड कर सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपके सामने 4 फिगर दिया हुआ है, बोला इसमें से कौन टॉटोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो ध्यान देना, टॉटोमर एग्जिबिट करने का जो कंडीशन होता है, तो अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है यानी आपके पास एल्डिहाइड एक कीटोन है, तो उस एल्डिहाइड कीटोन के जस्ट अल्फा पोजीशन में, यानी जिसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए और एक कार्बन जो है sp3 होना चाहिए, प्लस ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होना चाहिए। ब्रिजहेड मतलब इस टाइप के पोजीशन को हम ब्रिजहेड बोलते हैं, ये पोजीशन को बोला गया ब्रिजहेड। तो आपका जो अल्फा पोजीशन होना चाहिए वो ब्रिजहेड नहीं होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन जो sp3 होना चाहिए, प्लस इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, प्लस क्या बोला गया है, नॉट पार्ट ऑफ ब्रिजहेड। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा कि ब्रिजहेड पोजीशन में sp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पे sp2 होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ब्रिजहेड पोजीशन का जो कार्बन है sp2 नहीं रहेगा। और अगर मान लेते हैं कि अगर आप ब्रिजहेड पोजीशन से टॉटोमरिज्म शो करते हो, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दे, ये पोजीशन ब्रिजहेड है और यहाँ पे H को अगर यहाँ से आप टॉटोमरिज्म अगर शो करोगे तो जो इसका टॉटोमर बनेगा उसमें आपका ये जो पोजीशन है उसमें डबल बॉन्ड बना, मतलब इसको sp2 होना पड़ेगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो ब्रिजहेड पोजीशन वहाँ पे कार्बन जो है sp2 स्टेट को अक्वायर नहीं करता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो कंडीशन समझ में आ गई आपको। आपके पास एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा पोजीशन में sp3 कार्बन होना चाहिए, उस पर H होना चाहिए, ब्रिज का पार्ट नहीं होना चाहिए। प्लस अगर मान लेते हैं, इसमें एक और कंडीशन याद रखना कि अगर आपके पास जो अल्फा पोजीशन का कार्बन में डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसका हाइब्रिडेशन चला गया sp2 में, तो उस केस में भी ध्यान देना कि जहां पे डबल बॉन्ड एंड करेगा उसके बाद वाले कार्बन को देखो, यानी इस पोजीशन को आपको देखना है। ठीक है, तो ये पोजीशन भी अल्फा की तरह बिहेव कर सकता है, बशर्ते यहाँ का जो कार्बन है वो भी क्या हो, sp3 हो, इसमें हाइड्रोजन हो और ब्रिज का पार्ट नहीं होना चाहिए, ब्रिज का पार्ट नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन अप्लाई करो। तो अगर आपके पास मान लेते हैं कि कार्बोनाइल सिस्टम में कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो गया, कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो गया, तो जहां पे कॉन्जुगेशन एंड करेगा यानी डबल बॉन्ड के जस्ट अगला पोजीशन, वहां का अगर कार्बन sp3 होगा, H होगा और ब्रिज का पार्ट नहीं होगा, तो वहां से भी टॉटोमर शो किया जा सकता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको क्लियर रखना है। तो अब ध्यान देना, इस कंडीशन को हम देखते हैं। इनफैक्ट देखो, आपको मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एल्डिहाइड कीटोन दिख रहा है आपको, बस यहाँ डबल बॉन्ड है और उसके बाद भी डबल बॉन्ड है, मतलब कॉन्जुगेशन चल रहा है। तो जहां पे कॉन्जुगेशन इन करेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन इन कर रहा है, तो ये पोजीशन जो है, अगर ये वाला कार्बन sp3 होगा, इसमें H होगा और ये ब्रिज का पार्ट नहीं होगा, तो यहाँ से भी टॉटोमरिज्म शो किया जा सकता है। तो इस कंडीशन को अगर यूज करके हम देखें तो ऑप्शन जो 1 है, 1 में क्या ये पोजीशन ब्रिजहेड है, तो दोनों अल्फा पोजीशन ब्रिजहेड है, तो 1 शो नहीं कर सकता है। ऑप्शन 2 का हम बात करते हैं, तो 2 में क्या है, ये पोजीशन ब्रिजहेड पोजीशन है, तो यहाँ से तो शो नहीं करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है बट यहाँ से शो नहीं करेगा। यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे H नहीं है, तो ये पोजीशन से भी शो नहीं करेगा।
थर्ड वाले फिगर में ए पोजीशन ब्रिजहेड है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वहाँ से तो नहीं शो करेगा, बट यहाँ जो है ये इस अल्फा पोजीशन पे आपके पास 2 H है, प्लस ए पोजीशन क्या है sp3 भी है, और ब्रिजहेड का पार्ट नहीं है, तो यहाँ से टॉटोमेरियम शो किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी थर्ड फिगर शो करेगा, तो इसका आंसर जो होगा ओनली ए, यानी थर्ड फिगर जो होगा आपका टॉटोमेरियम एग्जिबिट कर सकता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड इसका एक्सप्लेनेशन। इस तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बोला गया इसमें से कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जो टॉटोमेरियम एग्जिबिट कर सकता है। तो ध्यान ना, टॉटोमेरियम शो करने का मैं कंडीशन बता रहा हूँ। कंडीशन क्या है कि आपके पास जब भी एल्डिहाइड कीटोन दिया रहेगा तो उसके अल्फा पोजीशन का जो कार्बन है वहाँ से टॉटोमेरियम शो कर सकता है। बट इसमें कंडीशन क्या बोला गया, कंडीशन बोला गया है कि ये कार्बन sp3 होना चाहिए, प्लस इस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट एक H होना चाहिए, और ये ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होना चाहिए, नॉट पार्ट ऑफ ब्रिजहेड। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर मान लेते हैं इस पोजीशन से आप टॉटोमेरियम में अगर आप स्टार्ट करते हो, तो जब टॉटोमेरियम स्टार्ट करते हो तो आपका सिस्टम इस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो जो अल्फा कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन जो sp3 आपको यहाँ पे दिख रहा था, वो टॉटोमेरियम करने के बाद जब इनोल फॉर्म में जाएगा तो अभी sp3 है, बट ये खुद को sp2 में चेंज करता है, sp2 में चेंज करता है। और ध्यान देना, आपका जो ब्रिजहेड पोजीशन है, तो इस तरह के पोजीशन को हम बोलते हैं ब्रिजहेड। ठीक है, तो ब्रिजहेड पोजीशन में sp2 जो होता है sp2 स्टेट नहीं आता है, तो ब्रिजहेड पोजीशन रिलैक्टेंट टू acquire sp2 स्टेट, यानी sp2 हाइब्रिडेशन जो होता है एक्वायर नहीं कर पाएगा ब्रिजहेड वाला कार्बन। तो अगर मान लेते हैं कि इस तरह का फिगर आपको दिखता है, अगर मान लेते हैं तो, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपको दिख रहा है, तो इसमें टॉटोमेराइजेशन आप अगर बनाते भी हो तो ऐसा बनेगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका ये जो पोजीशन अभी sp3 है, ये पोजीशन खुद को चेंज कर लेगा sp2 स्टेट में, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका टॉटोमेरिज्म कब शो करेगा, समझ में आया कि अल्फा पोजीशन का कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, आपके पास H होना चाहिए और ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होना चाहिए। प्लस इसमें एक और कंडीशन ऐड कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपके एल्डिहाइड कीटोन में वाले बगल वाले अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। तो आप देखना है कि जहाँ पे आपका ये इंड करेगा, तो मान लेते हैं यहाँ वाला कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये जो कार्बन है ये अल्फा की तरह बिहेव कर सकता है, यानी ये पोजीशन से आपका टॉटोमेराइजेशन हो सकता है। यानी आपके सिस्टम में कॉन्जुगेशन स्टार्ट होगा, तो जहाँ पे कॉन्जुगेशन इंड करेगा उस पॉइंट को पकड़ लो। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ का डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, यानी कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड का स्टार्ट हो गया, मतलब सिंगल डबल का सिस्टम चालू हो गया। और मान लेते हैं यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन एंड कर रहा है, तो यहाँ ये जो पोजीशन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कार्बन अगर sp3 होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होगा, तो यहाँ से टॉटोमेरियम शो किया जा सकता है। बात समझे? तो आप देखते हैं इस कंडीशन को इम्पोज करते हैं इन तीनों स्ट्रक्चर पे। तो पहले वाले फिगर में आपका ये जो डबल बॉन्ड एंड कीटोन है उसके इस पोजीशन में H दिख रहा है आपको, तो यहाँ से टॉटोमेरियम शो कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखोगे इस कीटोन की इस पोजीशन पे क्या है, H दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ से टॉटोमेरियम शो किया जा सकता है अल्फा पोजीशन से। इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे ये कीटोन यहाँ सिंगल है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका ये जो पोजीशन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये भी अल्फा की तरह बिहेव कर सकता है, तो यहाँ से भी टॉटोमेरियम शो कर सकता है। जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में इस पोजीशन में sp3 कार्बन है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पोजीशन टॉटोमेरियम शो नहीं करेगा। बट यहाँ देखो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड का लिंकेज है, तो सिंगल डबल के लिंकेज में आपका ये जो कार्बन है इस पोजीशन में 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये पोजीशन अल्फा की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, ये सिंपल इस कैटेगरी का बात करें, ये इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ठीक, तो ये कार्बन इस पोजीशन से टॉटोमेरियम शो कर सकता है, इसमें तीनों का तीनों आपका टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। ठीक है, पहला वाला भी, सेकेंड वाला भी, थर्ड वाला भी। ठीक, तो आपका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसका एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने बोला गया कि इथाइल एसीटोएस्टेट का जो इनोल फॉर्म है इसमें कितना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होगा। तो ध्यान देना,
ये टॉटोमराइजेशन प्रोसेस में सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर सेम ही रहता है, तो चाहे आप यहाँ काउंट कर लो चाहे यहाँ काउंट कर लो, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। ठीक है, तो चलो इसका काउंट करते हैं हम लोग। तो आप ध्यान देना, जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड काउंट करना ज़्यादा आसान है। तो आपका जो पाई बॉन्ड का नंबर होगा तो आप देखिएगा कि पाई बॉन्ड एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो आपका पाई बॉन्ड का नंबर 2 हो जाएगा। अब 2 पाई बॉन्ड बस कहाँ मेंशन किया, ऑप्शन ए में और सी में, तो हमारा जो ऑप्शन या तो ए और तो सी में हमको नैरो डाउन करना है। अब ध्यान देंगे, बाकी हम अगर सिग्मा को काउंट करें तो सिग्मा काउंट करने का सिंपल तरीका होता है, आप फिगर को आप थोड़ा सा खोल करके लिखो। ठीक है, मतलब सारे बॉन्ड को दिखाओ, अगर नहीं दिखाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपसे। तो इस फिगर को थोड़ा सा हम अच्छे से लिखते हैं, तो इसमें एच 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 इसको ऐसे दिखाओ। अगर आप नहीं दिखाओ तो सिली मिस्टेक हो जाएगा, तो सिली मिस्टेक से बचना है तो आपको अच्छे से दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो सारे फिगर को अच्छे से आप दिखाओगे। देखना, मैं सारे हाइड्रोजन को भी अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि काउंटिंग में कुछ मिस ना हो गलती से भी, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बोनस की तरह है, लेकिन जल्दीबाजी में आप सिली मिस्टेक करके इसका नंबर को क्या करते हो, नेगेटिव कर लेते हो। तो जहाँ 4 नंबर मिलना चाहिए तो वहाँ पे 5 नंबर क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से बनाना ताकि ये नंबर आपको इजीली मिल जाए। तो हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये 18 क्या होगा, 18 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो 2 पाई बॉन्ड हुआ और 18 सिग्मा, यानी ऑप्शन सी होगा इसके लिए करेक्ट। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इससे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पेयर है जो रिप्रेजेंट करता है स्टीरियोआइसोमर्स को। तो ध्यान देना, स्टीरियोआइसोमरिज्म शो करता है बेसिकली ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, यानी आपका जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बेसिकली इसको हम बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने डाई फिनाइल मीथेन का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, और बोला गया है इस फिगर में से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से तो कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। तो ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि एक H को हटा के अगर आप जोड़ते हो क्लोरीन तो ए पोजीशन में एक हो पॉसिबिलिटी हो सकता है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ए पोजीशन ए पोजीशन ए पोजीशन सारा सिमिलर पोजीशन, तो इसमें से एक ही सिस्टम बनेगा, इसलिए मैं 2 मार्क कर दिया। ए पोजीशन ए पोजीशन ए पोजीशन सब सिमिलर पोजीशन, तो इसलिए मैं 3 मार्क कर दिया हूँ। और यहाँ एक 4th पोजीशन होगा। तो आप देखोगे टोटल इसमें कितने टाइप के डिफरेंट पोजीशन है, तो 4 तरह के डिफरेंट पोजीशन है। तो आपके पास 4 ऐसा पॉसिबिलिटी होगा जहाँ पे डिफरेंट फिगर पॉसिबल होगा। तो इसमें टोटल कितना स्ट्रक्चर आइसोमर बनेगा, तो इसका आंसर होगा बी यानी 4। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन टॉटोमेरियम एग्जिबिट करेगा। तो टॉटोमेरियम शो करने का बेसिक कंडीशन ये होता है कि आपके पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, उसके बगल वाले पोजीशन पे जो एटम है उसको अगर हम डी बोल देते हैं तो डी पे एक हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन दिखेगा तो टॉटोमेरियम शो किया जाता है। इसमें कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, यानी इसका टॉटोमर अगर ड्रॉ करो तो इसमें होता है क्या है कि डी का जो एच है उसको मूव कर दोगे बी पे, तो इसका टॉटोमर कुछ ऐसा बनेगा, डी ए का डबल बॉन्ड होगा और बी के साथ एच जुड़ जाएगा। तो बोला गया है कि इसमें एक और कंडीशन डालना आपको है कि डी और बी शुड बिलोंग टू आइदर ओ और एन, यानी ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान देंगे ऑप्शन ए को और हम देखते हैं तो ऑप्शन ए का फिगर ऐसा होगा, कार्बन है, वहां पे आर आर 3 लड़का जुड़ा हुआ है, बगल में नाइट्रोजन है जिसमें डबल बॉन्ड ओ है। तो इसमें ध्यान देना, आपका नाइट्रोजन जो है वो ए की तरह बिहेव कर रहा है, इसको आप ए बोल सकते हो, और ये डबल बॉन्ड बी है। प्रॉब्लम है इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हो उसमें एच नहीं है, तो एच नहीं है तो टॉटोमेरियम शो नहीं करेगा। ठीक, जो आपका बी ऑप्शन है, बी का फिर को हम दिखा ले तो आर, सी पे एच है और यहाँ पे नाइट्रो है। तो ध्यान देना, इस एन को आप ए की तरफ बोल सकते हो, डबल बॉन्ड बी है, और इसके साथ जो अटैच एटम जो है डी है, यानी जो कार्बन उसमें एच दिख रहा है, यानी यहाँ से एच से टॉटोमेरियम हो सकता है, यानी ऑप्शन बी जो है ये टॉटोमेरियम एग्जिबिट करेगा। ऑप्शन सी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सी में आपका जो फिगर बना हुआ ऐसा बना हुआ है, सी के साथ एन ओ डबल बॉन्ड है और
ए सी में 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो फिर से क्या दिक्कत होगा कि इस एन को आप ए की तरह बोल सकते हो, डबल बॉन्ड बी है, लेकिन उसके बाद जो कार्बन जुड़ा हुआ है यानी जो डी एलिमेंट जो कार्बन है आपका उसमें एच नहीं है, तो एच नहीं है तो भी टोटल शो नहीं करेगा। ऑप्शन डी में जो फिगर बना हुआ है वो मेरा जो सिस्टम है वैसा नहीं दिख रहा है, ये सिंपल NH है, 2 मिथाइल है, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो हमारा जो बेसिक सिस्टम टोटल में शो करना चाहिए था इस तरह का, उस तरह है नहीं, तो ये भी शो नहीं करेगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर और एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H10O और बोला गया इसमें कितना आइसोमर पॉसिबल है, तो ध्यान ना ये C4H10O में आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो होगा 0, यानी इसमें कोई भी रिंग नहीं होगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो 4 कार्बन का पहले हम चेन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन का चेन जो पॉसिबल होगा वो या तो लीनियर हो सकता है इस तरीके का, और या तो ऐसा हो सकता है। अब इस पॉसिबिलिटी में आपके पास O बचा हुआ है, तो इसमें हम अल्कोहल सोच सकते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल का पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो आपका OH यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ दोनों सेम होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो यानी इस चेन में आपके पास 2 तरह का अल्कोहल होगा। बात समझ में आया। हम इस चेन का बात करते हैं, तो इस चेन में देखोगे तो ए पोजीशन सेम पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ पे एक नया पोजीशन आ जाएगा, तो इसमें भी 2 तरह का अल्कोहल बनेगा। तो इस फिगर के लिए आपके पास टोटल 4 अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। इस फिगर में ईथर ही बन सकता है, तो ईथर का पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। तो ईथर का पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ईथर ऐसा हो सकता है, ईथर इसमें ऐसा हो सकता है, और ईथर इसमें एक ऐसा भी आप सोच सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर ड्रॉ कर दे रहे हैं नेक्स्ट वाले ईथर को। तो ईथर में इसमें एक ईथर ऐसा हो सकता है, तो इस फिगर में आपका 3 ईथर होगा और 4 अल्कोहल बनेंगे, 4 अल्कोहल बनेंगे। तो टोटल जो आइसोमर्स का नंबर होगा बच्चों इसका हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे पूछा गया है कि आइसोमर्स का क्या सेम होना चाहिए, तो डिफरेंट आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नींद में भी गलती नहीं होना चाहिए, ये बोनस है, बोनस को अच्छे से आपको लेना आना चाहिए। तो बच्चों ये था इसका आंसर। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने C6H14 यानी आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ अल्केन का, और बोला इसमें कितना आपके पास आइसोमर हो सकता है, चेन आइसोमर्स। तो ध्यान देना, आपसे बोला गया कितना पॉसिबल है चेन आइसोमर्स का, तो ध्यान देना C6H14 में अगर देखोगे तो आपके पास 6 कार्बन का लीनियर चेन पॉसिबल है। इसमें ऐसा हो सकता है कि 5 कार्बन का चेन हो और 1 ब्रांच यहाँ हो जाए, या फिर आपका 1 ब्रांच यहाँ हो जाए, ठीक है। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि 4 कार्बन का के पास चेन हो और 2 ब्रांच ऐसे हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए। तो आपके पास ये टोटल कितना पॉसिबिलिटी हुआ चेन आइसोमर्स का, ध्यान देना। तो कितना आपके पास चेन आइसोमर बनेगा, तो ध्यान देना इसमें 1 चेन पॉसिबल है। यहाँ पर ध्यान देना ये जो दोनों फिगर हम ड्रॉ किए हैं, इसमें आपका ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है, और 4 है, 5 फिगर है। तो यहाँ पे 5 तरीके का आपको आइसोमर बन रहा है, ठीक। तो आपका टोटल जो होगा आपका इसका आंसर हो जाएगा 5। तो हाउ मनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस फिगर, तो आप बोलोगे 5, ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में से पूछा गया है कि कौन सा कटायन सबसे स्टेबल होने वाला है इन चारों में। तो ध्यान देंगे इन चारों में पहला जो कटायन उसका डिग्री कितना, डिग्री है 2, और इसका जो अल्फा एच है, अल्फा एच आपके सामने कितना होगा, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच होगा, और यहाँ पे अल्फा एच क्या होगा, 1 होता है। अल्फा एच का नंबर इसमें क्या होगा, 3 हो चुका है। जो सेकेंड नंबर का जो कटायन आपके पास दिया हुआ है, इसका डिग्री 2 है, और अल्फा एच का बात करते हैं तो यहाँ पे 3 अल्फा एच होगा, और यहाँ पे अल्फा एच का नंबर 2 होगा, तो इसका अल्फा एच का नंबर टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। थर्ड जो कटायन है
इसका डिग्री कितना है 1 है और अल्फ़ा पोजीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे अल्फ़ा एच का नंबर क्या होगा इसके पास 1 होगा। जो फोर्थ कटायन है इसका डिग्री देखो तो डिग्री होगा 3 और अल्फ़ा एच का नंबर देखो तो अल्फ़ा एच का नंबर देखोगे तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन है, यहाँ पे 3 अल्फ़ा एच है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा एच है और यहाँ पे आपके पास 2 अल्फ़ा एच है। तो अल्फ़ा एच का नंबर कितना हो गया ऐसे टोटल 7। तो जब भी आप कटायन स्टेबिलिटी फॉलो करते हो तो मेनली आप प्रायोरिटी देते हो अल्फ़ा एच को। तो अल्फ़ा एच का नंबर हाईएस्ट के साथ दिख रहा है आपका ऑप्शन 4 का। उसके बाद आप प्रायोरिटी देते हो डिग्री का, तो आप देखना जो क्वेश्चन आंसर जो 4 है, यानी ऑप्शन जो 4 है उसका डिग्री भी हाईएस्ट है और अल्फ़ा एच का नंबर भी हाईएस्ट है। तो इसका जो मोस्ट स्टेबल कटायन होने वाले इस क्वेश्चन में होएगा ऑप्शन नंबर 4। ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब इसका रीजन क्या होता है, तो ध्यान ना, जो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन होता है उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। अब टर्सरी ब्यूटाइल कटायन का जो डिग्री होता है 3 डिग्री होता है, प्लस इसमें जो होता है आपका जो अल्फ़ा एच है, अल्फ़ा एच का नंबर 9 होता है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकेटायन में जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसके पास 9 अल्फ़ा एच है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। सिमिलरली अगर बात करते हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन का, उसका फिगर ऐसा कुछ होता है। तो इसमें कार्बोकेटायन का डिग्री 2 है और प्लस इसमें जो अल्फ़ा एच का नंबर को अगर काउंट करते हो तो ये दोनों इस कटायन का अल्फ़ा पोजीशन हो गया। अल्फ़ा एच का नंबर इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। इसमें 5 अल्फ़ा एच है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। तो आप देखोगे कि ज़्यादा इसमें स्टेबल कौन होगा, टर्सरी ब्यूटाइल कटायन। क्यों? कि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर क्या है, हाई है। तो ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव फिगर आपका टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन क्या होगा, मोर स्टेबल देन होगा सेकेंडरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन आपका टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने 4 कार्बोकेटायन दिया हुआ है, बोला इसमें कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा। तो ध्यान देना, इस कटायन को आप देखते हो तो इस कटायन का डिग्री 2 है, प्लस अल्फ़ा एच का नंबर देखो तो अल्फ़ा एच का नंबर इसमें हो जाएगा 3, क्योंकि इस पोजीशन पे एच ही नहीं है, इस अल्फ़ा पे एच जो है नहीं है, तो अल्फ़ा एच हो जाएगा, बस यहाँ पे 3 होगा। ठीक है। जो बी नंबर में कटायन दिया हुआ है, इस कटायन का डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा 2, प्लस अल्फ़ा एच का नंबर का बात करते हैं तो अल्फ़ा ए और ए है, तो इसमें अल्फ़ा एच का नंबर हो जाएगा 4। जो सी नंबर कार्बोकेटायन है, सी नंबर कटायन का अल्फ़ा एच कितना होगा, तो इसका अल्फ़ा पोजीशन ए दोनों है तो इसका अल्फ़ा एच हो जाएगा 5। जो डी नंबर कटायन है उसका अल्फ़ा पोजीशन कौन सा होगा, ए अल्फ़ा पोजीशन होगा, तो अल्फ़ा एच का नंबर हो जाएगा 2। तो सिंपल सा है कि कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी जो होता है, तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा एच होगा, प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन कब ज़्यादा शो करता है बच्चों लोग, जब अल्फ़ा एच का नंबर ज़्यादा होगा। इसका मतलब अल्फ़ा एच जहाँ मैक्सिमम होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो अल्फ़ा एच मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है आप लोग को, तो ऑप्शन जो है आपके पास सी है, सी ऑप्शन में अल्फ़ा एच का नंबर इसके से मैक्सिमम है। तो इन चारों में मोस्ट स्टेबल कटायन होगा ऑप्शन सी। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ और बोला है किस ऑप्शन में -i इफेक्ट का ऑर्डर जो है वो करेक्ट लिखा होता है। ध्यान देना, आपके पास एक F है, एक NH2 है, एक OR है और कहीं कहीं OH है। तो ध्यान देना, F का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4, जो ऑक्सीजन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 3.5 और N का होता है अराउंड 3 के आसपास। तो सिंपली याद रखना कि जब भी आप आई इफेक्ट कंपेयर करते हो तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका माइनस से पावर क्या होता है, हाई होता है। तो और आप देखोगे तो F का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है तो F का माइनस से पावर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है। F के बाद आएगा O का, तो OR होगा और OR के बाद होगा N, नाइट्रोजन सेंटर यानी NH2 हो जाए। ठीक है। या फिर अगर N पे 2 R लगा भी देंगे तो यानी NH2 हो या फिर NR2 हो, इसका ही माइनस से पावर क्या होगा, OR से पीछे रहेगा। ठीक। तो आप देखोगे तो ऑप्शन जो B है, B में F सबसे हाईएस्ट होगा, फिर O फिर N है, तो B ऑप्शन सही है। ठीक है। इवन इनफैक्ट आप देखोगे
तो आप देखो तो ऑप्शन जो ए है, ए में भी एफ हाईएस्ट है, फिर ओ है, फिर एन है, तो ए भी क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी इस क्वेश्चन का 2 आंसर सही होगा, ऑप्शन ए भी सही होगा और ऑप्शन बी भी सही होगा। ठीक है, कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप पूछ सकते हो कि सर NH2 और NR2 में किसको हम आगे करें। तो ध्यान देना, NH2 और NR2 का जब आप कंपेयर करते हो ना, तो आप क्या करना, जो R ग्रुप है, R ग्रुप का नेचर होता प्लस इफेक्ट होता, तो N क्या होगा, N डेंसिटी पुल करेगा दोनों साइड से। अब जो R है, R डेंसिटी N को देगा, तो कहीं ना कहीं जो R है N के माइनस से पावर को डिक्रीज करेगा थ्रू डोनेशन। तो NR2 और NH2 में अगर आपको कंपेयर करना होगा तो NR2 का जो पावर होगा NH2 से पीछे जाएगा। अब आप देख रहे हो कि आपके पास 2 बार पूछा हो नीट में, 2018 में और 1998 में। तो आप इसमें प्रॉब्लम के बस ये था कि अगर बस ए और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट है, तो मेरा एडवाइस है कि किसी एक को टिक मार लेना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से या तो क्वेश्चन बोनस जाएगा या तो दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग सामने नाइट्रोबेंजीन में अगर हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक होता है उसका पोजीशन पॉसिबल है। तो मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोफाइल वाई प्लस अगर अटैक करेगा तो या तो ऑर्थो पे करेगा, या तो मेटा पे कर सकता है, या तो पारा पे कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, वाई को अलग अलग पोजीशन में अटैक करके कटायन बनाया है और आपसे बोला गया है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आपको समझाते हैं। तो अगर आपको बेंजीन का रिएक्शन क्लियर है तो आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, -M ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो नाइट्रो क्या करता है, नाइट्रो अपने ऑर्थो एंड पारा पोजीशन से डेंसिटी को खींच लेता है। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, जब रेजोनेंस करता है, तो या इसका रेजोनेंस आप देखोगे तो नाइट्रो रेजोनेंस अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं तो ये अपने ऑर्थो और पारा पोजीशन से डेंसिटी को विड्रॉ करता है। ठीक है, डेंसिटी को विड्रॉ करता है, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, अगली बार पॉजिटिव जो है यहाँ मूव करेगा इस पॉइंट पे, फिर पॉजिटिव यहाँ मूव करेगा, यानी इसका ऑर्थो पारा पे डेंसिटी खत्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पारा पे डेंसिटी मिलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल बाय डिफॉल्ट अटैक कहाँ करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बाय डिफॉल्ट अटैक करता है मेटा पोजिशन पे। यानी इस केस में आपका जो अटैक हो इलेक्ट्रोफाइल का वो होगा आपके मेटा पोजिशन पे। अब इलेक्ट्रोफाइल का तुम बॉन्ड तोड़ोगे तो मेटा पे अगर अटैच करते हो इलेक्ट्रोफाइल को, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वाई को अटैच कर दिए, तो यहाँ पे चार्ज टूटता नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, बाकी बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा। तो मेटा पे जो अटैक है आप देखोगे आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो कि ये ज़्यादा बेटर तरीका है अटैक करने का। यानी यहाँ पे मेटा पे नेगेटिव बना के वाई को जोड़ देंगे, पॉजिटिव यहाँ बचेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं, सबसे स्टेबल क्या होगा, सी होगा। इनफैक्ट ये तो पहला तरीका हुआ। सेकेंड तरीका मैं को समझाता हूँ, ध्यान सुनना, जो और फंडामेंटल तरीका है। आप क्या करना, आपको फोकस करना है कटायंसिबिलिटी। तो ध्यान देना, जो नाइट्रो है, नाइट्रो में अगर हम एन सेंटर को देखें तो नाइट्रो का जो एन सेंटर है उसे चाहे पॉजिटिव का पोलरिटी होता है, क्योंकि ओ ज़्यादा अल्टरनेटिव है। तो अगर ये पाई क्लाउड टूटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा। तो यानी एन पे चाहे पॉजिटिव क्रिएट होना चाहता है, तो एन अगर पॉजिटिव क्रिएट होगा तो इसके बगल में, यानी इस पोजीशन का हम बात कर रहे हैं, इस पोजीशन में अगर चाहे पॉजिटिव बना दोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, ये हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। तो अब देखो कि किस फिगर में यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो जहाँ भी बनेगा ये हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। तो जो कटायन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, एन के पास में कटायन नहीं बनना चाहिए। जहाँ भी एन के बगल में कटायन बनेगा वो कटायन क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन, देखो अभी पहला जो ए ऑप्शन है यहाँ पे पॉजिटिव बनाए हो, इस पाई बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। तो आपके पास नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव बन गया, यानी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आया। जो ऑप्शन बी अब देख रहे हो, बी में ऑलरेडी देखो यहाँ पे बना के दिखा दिया कि एन के पास में क्या बना, पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में देखो, डी में भी क्या है, यहीं पे पॉजिटिव बना दिया है, जो कि क्या होगा, एन के पास पॉजिटिव क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एन सेंटर ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव एडजस्टमेंट में क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, तो वहाँ पे सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए बी डी इन तीनों में क्या हो रहा है कि एन के जस्ट एडजस्टमेंट में पॉजिटिव बन रहा है, तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बेटर होगा, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव बना है ये एन के ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा,
तो ये पॉजिटिव यहाँ है। अगर पाई बॉन्ड को इसको हम तोड़ते भी हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। और इस पाई को और ब्रेक करोगे तो यहाँ क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। तो कहीं भी देखना सी वाले ऑप्शन में एन के एडजस्टमेंट में आपके पास नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव नहीं बन रहा है, यानी ये चार्ज ब्रेकेज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। इस तरह के क्लियर कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट जो होगा अल्ट्रोफाइल के लिए करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे अल्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं। तो अल्ट्रोफाइल ऐसा स्पीसीज होता है जो लोन पे एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो या तो अल्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो अगर न्यूट्रल होगा तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। तो वैकेंट ऑर्बिटल जो होना चाहिए खाली होना चाहिए। बात समझ में आया? या तो पॉजिटिव होगा या तो ऑर्बिटल क्या होगा वैकेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे आपका जो स्टेटमेंट सी है तो उसमें बोला हुआ इलेक्ट्रोफाइल कैन आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों? उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, उसके पास डेफिशिएंसी है। तो फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट होगा। तो 40 इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। अब जो पहला स्टेटमेंट था उसमें बोला इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में क्या बोला इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है जनरली न्यूट्रल स्पीसीज होता है एंड कैन फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें क्या है जनरली न्यूट्रल जो लिखा है इसके कारण गलत होगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होता है पॉजिटिव होता है और न्यूट्रल दोनों हो सकता है, इसलिए बी स्टेटमेंट क्या होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या बोला हुआ है इलेक्ट्रोफाइल इज ए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, फिर ये गलत हो जाएगा। बात समझे? तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपके न्यूक्लियोफाइल के लिए करेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान देना न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो न्यूक्लियोफाइल पे या तो डेंसिटी जो है लोन पर होना चाहिए या तो उस पर चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। तो अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, ये भी सही है क्योंकि अमोनिया के पास लोन पर होता है इन सेंटर पे, तो क्या होगा ये देगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, ये भी सही क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो क्या होगा वहाँ अटैक करे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या है कमी है डेफिशिएंसी है, यानी बी स्टेटमेंट भी क्या होगा करेक्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये भी सही है कि इलेक्ट्रॉन तो वो देगा, उसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन है तो वो देगा, इलेक्ट्रॉन सीक नहीं करेगा। ठीक, तो सी भी करेक्ट होगा। हमको इस क्वेश्चन बोला गया था कौन सा इनकरेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शन जो डी है न्यूक्लियोफाइल इज ए लेविस एसिड इनकरेक्ट है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ना कि लेगा। जैसे एन है अमोनिया तो यहाँ पे डेंसिटी ये देता है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है लेविस बेस होता है, लेविस एसिड नहीं, यानी ऑप्शन डी क्या होगा हमारा इनकरेक्ट होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का डिमांड यही जो है यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास साइक्लोपेंटेनॉन दिया हुआ है और इसमें अटैक कर रहे हैं मिथाइल मैंगनीज लिथियम से CH3Li से। तो CH3Li में लिथियम का जो पोलरिटी है पॉजिटिव है और सी का पोलरिटी क्या है नेगेटिव है। अब इसमें आप अटैक करो तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अब ये पाई बॉन्ड आप तोड़ोगे तो O पे चार्ज क्या आएगा, O पे नेगेटिव आएगा और CH3 यहाँ जो पॉजिटिव बनेगा इस पे CH3 को जोड़ देना आपको, यानी आपका सिस्टम कुछ इस तरह के कंपाउंड क्रिएट करेगा। ठीक, तो अल्टीमेटली आपके सिस्टम में क्या क्रिएट हो रहा है, तो आपके सिस्टम में आनायन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे O पे नेगेटिव है तो आप बोलोगे ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट, साइक्लोपेंटेनॉइल आनायन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास इस क्वेश्चन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया हुआ और बोला इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का जो एरो है वो करेक्ट होगा। तो ध्यान देना अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे सिस्टम में तो क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप तो बाहर जाएगा, यानी यहाँ का जो क्लाउड है क्लोरीन लेकर बाहर चला गया। ठीक है, तो आप पढ़े होगे SN1 SN2 जहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी हाइलाइट होता है तो हाइलाइट क्या होता है डेंसिटी लेके निकल जाता है, तो हाइलाइट यहाँ डेंसिटी लेके निकल गया। अब यहाँ पे क्या चार्ज क्रिएट होगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे ये पाई बॉन्ड क्या होगा ब्रेक करके जंप करेगा। ठीक है, तो ये क्लाउड यहाँ मूव करेगा इस पॉजिटिव खत्म करने के लिए, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगा। अब यहाँ डेफिशिएंसी जो है यहाँ मिथाइल जो ग्रुप है वो प्लस आई की तरह काम करेगा डेंसिटी देगा। तो आप देखोगे ऑप्शन ए का जो पूरा जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है
वो करेक्ट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, तो बी में क्या दिक्कत है, क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट को नहीं लिखा हुआ है। सी में प्रॉब्लम क्या, सी में यहाँ का जो फ्लो उसको मेंशन नहीं किया है। डी में दिक्कत है कि यहाँ और यहाँ का फ्लो जो है ये ऐसे दिखा दिया गलत है। तो आप देखो कि बी सी डी का जो फ्लो है वो गलत दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 3 रेडिकल का फिगर दिया हुआ है, बोला गया है कि इसमें हाइपर कंजुगेशन किस में होगा। तो ध्यान ना, हाइपर कंजुगेशन होने के लिए आपके पास अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी आपके पास अल्फा एच होना चाहिए। अल्फा एच किसको बोलते हैं, जो कि लिंक होता है अल्फा कार्बन से, प्रोवाइडेड अल्फा कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो होना चाहिए sp3 होना चाहिए। ठीक है, अब ना ऑप्शन 1 में ये पोजीशन अल्फा बट यहाँ पे एच नहीं है, ये पोजीशन अल्फा यहाँ भी एच नहीं है, तो ये पहला जो फिगर है हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। जो सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर में जो इसका अल्फा पोजीशन जो फिनाइल रिंग से लिंक है, तो इसको अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तीन फिनाइल लिंक है इस कार्बन से, ठीक। अभी यहाँ लिंक है, तो ध्यान देना ये जो अल्फा पोजीशन यहाँ पे ये सब तीनों अल्फा पोजीशन यहाँ पे एच ही नहीं है, तो एच नहीं है तो क्या होगा, ये भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में इस रेडिकल का यहाँ अल्फा है और यहाँ पे एक एच आपको दिख रहा है, एक एच यहाँ भी दिखेगा। तो ध्यान देना हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए ये पोजीशन ब्रिजहेड है, तो ब्रिजहेड पोजीशन का एच को हम हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करते हैं, तो ब्रिजहेड पोजीशन भी आपका अल्फा पोजीशन नहीं होना चाहिए। बट ध्यान देना यहाँ जो पोजीशन में एक एच मुझे दिख रहा है ए एच, ये पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कंजुगेशन में, पार्टिसिपेट्स इन हाइपर कंजुगेशन। तो अल्टीमेटली जो आपका थर्ड फिगर है उसमें आपके पास एक अल्फा पोजीशन है जो कि वहाँ से हाइड्रोजन आपके हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1 यानी ए। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के क्लियर एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे बोला हुआ है कि जब हम कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ेंगे तो किस में सबसे मोस्ट स्टेबल कैटायन मिलेगा। तो ध्यान देना, अगर आप पहले फिगर में से बॉन्ड को तोड़ते हो, ठीक, तो यहाँ जब बॉन्ड टूटेगा तो कैटायन कहाँ मिलेगा, कैटायन आपको यहाँ मिलेगा। इसमें क्या रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है कैटायन और कैटायन स्टेबल होगा। सेकेंड वाले केस में क्या है कि जब बॉन्ड तोड़ दो यहाँ पे, तो बॉन्ड तोड़ोगे आप तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा और यहाँ बॉन्ड टूटेगा, तो ये आपका हर केस का पॉजिटिव में बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, ये पॉजिटिव यहाँ बनेगा, ये पॉजिटिव यहाँ बनेगा। अब जो ऑप्शन बी है उसमें कैटायन में अल्फा एच 2 है बट और नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट है, नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट है। ऑप्शन सी में जो कैटायन बना है उसमें अल्फा एच का नंबर क्या होगा, 6 होगा और डिग्री क्या होगा, डिग्री 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाले कैटायन में आपका अल्फा एच का नंबर क्या होगा, 9 होगा, डिग्री 3 होगा। ठीक है, ध्यान देना नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रेजोनेंस का स्टेबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, बट आपको एक चीज़ याद आना चाहिए कि जो 9 अल्फा एच का जो कैटायन होता है, यानी जो कार्बोटन का हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन होता है के पास, ये कैटायन का स्टेबिलिटी जो होता है इस बेंजाइलिक कैटायन से ज़्यादा होता है, यानी रेजोनेंस वाले से इस फिगर से ज़्यादा निकल जाए, आगे निकल जाएगा। यानी ऑप्शन ए और डी को हम देखें तो ए होना चाहिए था बट डी एक्सेप्शन होता है, तो डी फिगर इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये नीट में 2-3 बार आ चुका है, तो आपको याद कर लेना है कि 9 अल्फा एच का जो ये वाला केस होता है आपके बेंजाइलिक कैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों लोग इस तरह के सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलो बोला गया है कि ये जो रेडिकल है एरोमेटिक है, तो ध्यान देना अगर रेडिकल एरोमेटिक है तो इसमें रेडिकल का कोई मतलब ही नहीं है, इसको अब मत सोचो, आप सोचो बस बेंजीन रिंग पे, क्योंकि बेंजीन रिंग का पार्ट ही एरोमेटिक है। अब बेंजीन एरोमेटिक क्यों होगा, क्योंकि इसके पास हक्कर रूल फॉलो करेगा, यानी इसके पास 6 p ऑर्बिटल होगा और 6 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका जो आंसर होगा एरोमेटिक होने का रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू 6 p ऑर्बिटल एंड 6 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी क्या होगा, ये साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा और पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा 4n + 2, यानी कितना होगा
6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी हर को ओबे करेगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे कुछ कटायन का लिस्ट दिया हुआ और बोला है इनको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान देना, पहला जो कटायन है, पहला कटायन जो है उसको अगर आप देखोगे थोड़ा सा ओपन करके, तो ये कटायन कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस कटायन का अल्फा एच का नंबर बताओ मेरे को। तो इस कटायन का जो अल्फा पोजीशन है आपको दिख रहा होगा, ये इसका अल्फा पोजीशन है, ए बी अल्फा है, ए बी अल्फा है। तो अल्फा एच यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यानी 8 अल्फा एच होगा इसका। बात समझे? जो 2 में है, 2 में आपके पास जो फिगर है वो टर्सरी ब्यूटाइल कटायन है। अब इसका अल्फा एच कितना होता है बताएंगे आप लोग बच्चों लोग। तो टर्सरी ब्यूटाइल कटायन का जो अल्फा एच का नंबर होता है वो हो जाएगा 9 अल्फा एच हो जाएगा। बात समझे? अब जो आपके पास थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर बेसिकली ऐसा कुछ है। तो इसमें आपके पास अल्फा एच का नंबर कितना हो जाएगा? तो ये अल्फा एच हो जाएगा आपके पास 6, ठीक। फोर्थ वाले में अल्फा एच कितना हो जाएगा? 3, और फिफ्थ वाले में अल्फा एच तो 0 है। तो सिंपली इसको आप अल्फा एच के बेसिस पे अरेंज कर सकते हो। तो अल्फा एच हाईएस्ट कहाँ पे है? ऑप्शन 2 में। अल्फा एच लोएस्ट कहाँ पे है? ऑप्शन 5 में। तो 5 का स्टेबिलिटी सबसे लिस्ट होगा और 2 का सबसे हाईएस्ट होगा। तो 5 का लिस्ट और 2 का हाईएस्ट दिया हुआ ऑप्शन ए में, ठीक। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो 2 में सबसे ज़्यादा अल्फा एच है, 2 के बाद 1 में है। अल्फा एच कितना था 2 में? 9 था। 1 में अल्फा एच कितना था बच्चों लोग? 8 था। थर्ड में अल्फा एच कितना था? थर्ड में अल्फा एच क्या था बच्चों लोग? 6 था। फोर्थ में अल्फा एच 3 है और यहाँ पे 0 है। तो अल्फा एच के बेसिस पे आप इसको सिंपली आप अरेंज कर सकते हो। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि बेंजाइलिक कार्बोटाइन का हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा। तो ध्यान देना, इस कटायन में एक कटायन क्या है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है और एक ऑर्बिटल से खाली होगा। तो आप देखोगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग यहाँ पे कुछ अल्केन्स दिया हुआ है और उसके बॉन्ड को तोड़ करके रेडिकल बनाया हुआ है। तो बोला गया है कि आपको रेडिकल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो सिंपल है, जिसका अल्फा एच ज़्यादा होगा, जिसका अल्फा एच ज़्यादा होगा वो रेडिकल उतना ही स्टेबल होगा। तो ध्यान देना, आप देखोगे ऑर्डर में तो आप सारे रेडिकल का अल्फा एच काउंट कर लेते हैं। तो इसका अल्फा एच कितना है? 9। इसका अल्फा एच कितना है? 3। इसका अल्फा एच क्या होगा? 6। और इसका अल्फा एच होगा 8। तो आप देखो ये ऑर्डर तो गलत दिया हुआ है। तो आप देखोगे इसको तो सबसे बेटर ऑर्डर कहाँ दिखेगा? ऑप्शन बी में। 9 इसमें है, 8 इसमें है, 6 है और 3 है। यानी अल्फा एच के बेसिस पे जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उस रेडिकल क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हुआ आपको बच्चों लोग? हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने 4 रिएक्शन दिया हुआ है और बोला इसमें कौन सा रिएक्शन ऐसा होगा जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑकर करेगा। तो ध्यान देना, जो पहला रिएक्शन है उसमें क्या है? अल्कीन है। अल्कीन में क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अल्कीन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी में एक आपके पास अल्डिहाइड दिया है, उसमें गिरनार्ड रिएजेंट का अटैक कर रहे हैं। तो गिरनार्ड रिएजेंट में होता क्या है कि आपका जो अल्डिहाइड का पाई बॉन्ड है टूटेगा और उसमें गिरनार्ड से आपका आर जो है अटैच होता है। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। ऑप्शन डी में जो एग्जांपल दिया हुआ उसमें भी क्या है कि अल्डिहाइड पे एसिन का एडिशन हो रहा है। तो इसको भी आप डालोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में डालोगे आप, ठीक है। अब जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, सी में क्या है कि अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अमोनिया इन करेगा तो ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, Br- बाहर निकल जाएगा। तो इसमें एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है। तो इसको बोल सकते हो कि ये रिएक्शन एग्जाम्पल होगा आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने यहाँ पे 4 रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हो, बोला इसमें कौन सा रिएक्टेंट जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो ध्यान देना, इस सारे फिगर में मिथाइल कॉमन है,
तो मिथाइल को हटा लो, आपको बहुत मिथाइल बॉदर नहीं करेगा। तो बाकी जो भी ग्रुप अटैच किया उसको देखना है आपको। तो सिंपली है कि बेंजीन सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल अटैक फास्ट कब करेगा, जब जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप का प्लस एम पावर ज़्यादा होगा। तो प्लस एम यानी प्लस एम या प्लस आर, तो ग्रुप जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में उतना ही इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इजीली अट्रैक्ट होगा रिंग में। तो प्लस एम और प्लस एम या प्लस ए पावर अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो इस केस में ध्यान देना। तो आप देखना है आपकी जो यहाँ पे ग्रुप्स लिखा हो उसको प्लस एम के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर लेते हैं। तो ध्यान देना, इन सारे एग्जाम्पल में सबसे बेटर प्लस एम होगा OH, OH के बाद होगा OCH3, उसके बाद होगा NH। अब NHCOC3 में दिक्कत क्या है कि जो N का लोन पेयर है वो रिंग के अलावा बाहर भी जा सकता है, तो रिंग को डेंसिटी कुछ कम मिलेगा। अगर सिर्फ सिंपल N होता, बाहर अगर रेजोनेंस नहीं होता तो N का डेंसिटी क्या होता, ज़्यादा होता रिंग में, यानी N का प्लस पावर O से आगे निकल जाता। ठीक है, और लास्ट में होगा CH2OH, क्योंकि C पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है थ्रू हाइपर कन्जुगेशन, तो थोड़ा मुश्किल होता देने में। ठीक है, तो ये प्लस एम पावर हो गया। तो बेटर प्लस एम पावर किसका है, OH का है। तो OH का प्लस एम बेटर होगा तो क्या होगा, आपका जो ऑप्शन बी का जो रिंग होगा इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन होगा, यानी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा होगा जो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा। तो ध्यान देना, पहले ऑप्शन में कटायन है और इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या होता है कि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होना चाहिए, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी होना चाहिए। तो पहला जो क्लोरीन पॉजिटिव है उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है। BH3 में क्या है, न्यूट्रल है बट यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, प्लस इसका 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑटोमोसल में, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। डी ऑप्शन में क्या है, कटायन यानी कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा सिस्टम में ऑटोमोसल में, तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइलिक होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी ध्यान देना, डी में जो H3 प्लस है उसमें O पे पॉजिटिव तो है बट O पे 3 बॉन्ड बना हुआ है और O पे लोन पेयर है, तो इसका O का होता है ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इस केस में जो O सेंटर है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, यानी ये जो H3 प्लस है इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक। तो ऑप्शन सी जो होगा ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान देना H3O प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपके पास NH4 प्लस होगा तो NH4 प्लस में भी क्या होता है, ऑक्टेट पूरा होता है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता है। बात समझे। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के सिंपल एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने 4 कार्बन आयन दिया हुआ है और बोला है इसको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास कार्बन आयन होगा तो उसको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा, तो आपको एक बेसिक ऑर्डर फॉलो करना है। तो सबसे स्टेबल होता है आपके पास एरोमेटिक कार्बन आयन, फिर ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम ले लेना। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के बाद होता है आपका रेजोनेंस, कि अगर अनायन रेजोनेंस कर सकता है तो उसको आगे लेना। ठीक है, तो अनायन रेजोनेंस जैसे एग्जांपल होगा इस तरह का अनायन। उसके बाद आपको लेना है डबल बॉन्ड सिस्टम, डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव हो, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड का नेगेटिव लेना है। तो आप देखोगे इसमें तो ऑप्शन ए जो है ट्रिपल बॉन्ड है, यानी sp कार्बन है, उस पर नेगेटिव है। ऑप्शन 2 और 3 में आपका डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव है, बट ध्यान देना जो ऑप्शन 3 में है यहाँ पे 2 R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जो R ग्रुप आप जोड़े हुए हो ये क्या करता है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और इस आयन को अनस्टेबल करेगा। आपके पास बेंजीन सिस्टम में जो नेगेटिव बना हुआ है यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड बना हुआ है जो बिहेव करता है जब माइनस है की तरह, जो उसको स्टेबल करेगा। तो आपका सबसे स्टेबल क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, और 4th जो है उसमें सिंगल बॉन्ड पे नेगेटिव जो सबसे अनस्टेबल होगा। तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करोगे तो हाईएस्ट होगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस और सॉल्यूशन। इस तरह के सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपके सामने I माइनस Br माइनस Cl माइनस दिया हुआ है और बोला है इनको इनके न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ध्यान ना, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि सॉल्वेंट आपका क्या है, पोलर अप्रोटिक है।
यानी अनायन के सॉल्वेशन को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। नॉर्मली कुछ नहीं दिया जाता तो सॉल्वेंट को पोलर अप्रोटिक मान लेना, ठीक है। तो इस सॉल्वेंट में जब भी बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो डाउन दो रूप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बढ़ता है। यानी सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल इसमें होगा I माइनस, फिर Br सबसे खराब होगा Cl माइनस। तो इस ऑर्डर को देखोगे तो आपका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने 4 कैटायन का लिस्ट दिया हुआ है, बोला है इसमें सबसे स्टेबल कौन होता है ना। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, अल्फा एच निकालो। तो पहले कैटायन का अल्फा 0 है, सेकंड कैटायन का अल्फा एच क्या होगा 3 होगा, थर्ड वाला का अल्फा एच कितना है 6 है, यानी जो अल्फा पोजीशन उसका एच को हम काउंट कर रहे हैं। डी वाले ऑप्शन का जो अल्फा पोजीशन है उसका, उसमें कितना एच होगा, अल्फा एच होगा 9। तो जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ये सबसे मोस्ट स्टेबल होगा इन सारे में। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कौन सा कैटायन मोस्ट स्टेबल होगा। तो ध्यान देना, पहला कैटायन का अल्फा एच का नंबर कितना है 3, सेकेंड का अल्फा एच का नंबर कितना है 6, थर्ड वाले का अल्फा एच नंबर कितना होगा 9 होगा, ठीक है। थर्ड वाले फेयर को मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली फेयर क्या है, तो बेसिकली टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन है, बात समझे। और डी ऑप्शन जो है वो बेंजाइलिक कैटायन है, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, अल्फा 0 बट इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जिस कैटायन में रेजोनेंस होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, हाइपर कंजुगेशन से बेटर होता है रेजोनेंस। बट ध्यान देना आपके पास एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि जब भी आपके पास 9 अल्फा एच दिखेगा तो 9 अल्फा एच का जो केस होता है, यानी टर्सरी ब्यूटाइल जो कैटायन होता है आपके बेंजाइलिक कैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। एक्सेप्शन आप याद रखो क्योंकि नीट में बहुत बार पूछा है। नॉर्मली ये भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें मोस्ट स्टेबल होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस और एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने बोला हुआ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपके पास एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए दिया हुआ है, उसके पास बोला गया है कि इसमें जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन है वो सिंगल प्लेन में है, ठीक है। और ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड हैव सेम लेंथ बट लेस देन 1.54, जो कि कार्बन का सिंगल बॉन्ड का होता है। यानी इसका मतलब क्या, सेम प्लेन है तो आपका कार्बन sp2 होगा प्लस sp2 होगा तो क्या होगा cc बॉन्ड लेंथ क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो प्योर डबल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ 1.34 होता, प्योर सिंगल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ होता 1.54। लेकिन बोला कि बॉन्ड लेंथ 1.34 से बड़ा है और 1.54 से छोटा है, इसका मतलब बीच में है। तो बीच में इसका मतलब कहीं ना कहीं फिगर में रेजोनेंस हो रहा होता है। इसका हिंट आप सोच सकते हो कि बेंजीन रिंग का हम बात कर सकते हैं। बेंजीन में सारा कार्बन प्लेन में होता है, सारा बॉन्ड लेंथ क्या होता है सेम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें रेजोनेंस हो रहा होता ना। तो बॉन्ड का जो नेचर है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो एक्स वाई आपस में डबल बॉन्ड इंटरचेंज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। अब कार्बन sp2 हो जाएगा इसमें, तो sp2 का एंगल कितना होता है 120। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सिंपल एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ध्यान ना, एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक से उठाया हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक में टॉपिक दिया हुआ है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जब इसको आप रीड करोगे इस लाइंस को तो आपको दिखेगा ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यानी आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आंसर होगा बी। तो आप देख रहे हो कि अगर आप एनसीईआरटी का लाइन को मिस करो तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो आपके एनसीईआरटी की लाइन्स कितनी इंपॉर्टेंट है आपको ये समझ में आएगा। तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनसीईआरटी के लाइन्स का एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारानाइट्रोफेनॉल एज। तो ध्यान ना, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के लाइन से लिया हो जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के बुक में लिखा हुआ है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में। तो ध्यान देना उस लाइन पर हम लोग चलते हैं। तो आप यहाँ देना इस एनसीईआरटी में है, देखें आपके
फिनॉल का जब नाइट्रेशन किया गया है तो यहाँ पे मिक्सचर क्रिएट होता है ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनॉल का, ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल्स का। अब यहाँ पे देखो लाइन लिखा हुआ है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और पारा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड नहीं होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि ऑर्थो एंड पारा आइसोमर्स कैन बी सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो अब ध्यान देना, ये सिंपल आपके एनसीटी का लाइन का ही क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टीम डिस्टिलेशन, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनसीटी के लाइन्स के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे इन्फॉर्मेशन पूछा गया है कि नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड को सेपरेट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे। तो ध्यान देना, नेप्थलीन जो होता है वो बहुत इजीली सबलाइम करता है, यानी उसका जो सॉलिड स्टेट है कन्वर्ट करता है गैस स्टेट में। अराउंड 80 डिग्री के आसपास ये खुद को कन्वर्ट करता है गैसियस फेज में, यानी सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसके लिए बेस्ट मेथड होगा थ्रू सब्लिमेशन हम लोग नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड को सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोल्यून में जो प्रेशर ऑफ टोल्यून वेपर का होता है उस पर आप कमेंट क्या कर सकते हो। तो ध्यान देना, स्टीम डिस्टिलेशन में होता क्या है कि हम लोग स्टीम पास करते हैं और आपका जो भी लिक्विड है वो स्टीम वोल्टाइल होता है। तो अल्टीमेटली जो बॉइलिंग अचीव करता है मिक्सचर, उसमें क्या होता है कि बॉइलिंग कब अचीव करेगा कोई सिस्टम, जब प्रेशर ऑफ जो सिस्टम होता है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो बॉइलिंग अचीव होगा। अब जहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम में क्या है, टोल्यून भी है और आपका स्टीम भी है, दोनों का प्रेशर मिलकर क्या होगा, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो सराउंडिंग का प्रेशर उसको मैच करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो टोल्यून का जो प्रेशर होगा वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यानी जो बैरोमीटर का रीडिंग होगा उससे क्या होगा, कुछ कम होगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर किसका प्रेशर मेजर करता है, आपके सराउंडिंग का, यानी आपके सराउंडिंग में कितना प्रेशर आपके पास है। तो चूंकि कुछ प्रेशर का कंट्रीब्यूशन आपका स्टीम कर रहा है तो आपके टोल्यून का प्रेशर बैरोमीटर का प्रेशर के रीडिंग से कुछ कम होगा। तो बच्चों लोग ये चीज़ मेंशन आपके एनसीटी में ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपके सामने मैं एनसीटी का लाइंस शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक लिक्विड का प्रेशर अगर P1 है और वाटर का प्रेशर को माना गया P2, तो ये दोनों मिल के क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होता है, यानी P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो सिंस P1 इज ए लोअर देन P, यानी आपका जो P1 का वैल्यू यानी जो ऑर्गेनिक लिक्विड का जो प्रेशर का वैल्यू है वो आपके P यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब क्या है, आपका जो ऑर्गेनिक लिक्विड का जो वेपराइजेशन पॉइंट होगा वो लोअर टेम्परेचर पे होगा देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है, आपके स्टीम का आ रहा था। तो ये क्वेश्चन सिंपली आपके एनसीईआरटी के लाइंस का एप्लीकेशन था। तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि एनसीईआरटी के लाइंस को मिस नहीं करना है और इस तरह के एनसीईआरटी के लाइंस के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, ऑप्शन बी। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान ना, इस क्वेश्चन बोला गया कि आपके पास एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जिसमें बेंजोइक एसिड भी है, आइसोअमाइल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेनॉन है। इनको सेपरेट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे। तो ध्यान देना, इसके लिए बेस्ट मेथड होता है IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत पहले का है। तो उस टाइम में क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो था जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी पूछा गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा आता है तो इसके लिए आप यूज करो, इसके लिए आंसर क्या होगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप सेफली इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया कि लैसाग्नी टेस्ट में जो लैसाग्नी एक्सट्रैक्ट होता है, अगर उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद होगा तो उसमें एक ब्लड रेड कलर का कलर फॉर्म करता भी था आयरन+3। आयरन के +3 स्टेट के साथ क्या होगा, आपका ब्लड रेड कलर फॉर्म करता है। तो ये क्यों फॉर्म करता है, ध्यान ना, ये क्वेश्चन सिंपली आपके एनसीईआरटी का लाइंस में दिया हुआ है। तो आप देखोगे नीचे कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी इसमें कार्बन होगा, उसमें अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों होता है तो आपको बनता है थायोसाइनाइड आयन बनता है, यानी SCN- आयन फॉर्म करेगा जो कि आयरन+3 के साथ क्लब करके FeSCN
ब्रैकेट +2 एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका कलर क्या होता है, ब्लड रेड, यानी आपका जो आंसर होगा, आंसर बी होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नाइट्रोजन डिटेक्शन के लिए जब हम लैसेनी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ब्लू कलर किसका बनता है। तो ध्यान देना, जब भी आप नाइट्रोजन को डिटेक्ट करते हो तो पहले जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होता है साइनाइड आयन में, और ये फिर Rn+2 के साथ कंबाइन करके बनता है, फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, उसमें हम डालते हैं आयरन का +3 स्टेट, तो आपका फॉर्म करता है फेरोसाइनाइड, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, और यही होता है प्रश्न ब्लू कलर का। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी के लाइन से लिया हुआ है। तो इस तरह के एनसीईआरटी के लाइन्स का एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लैक्सानिक एक्सट्रैक्ट को हम लोग बॉयल करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ वाइल टेस्टिंग फॉर हैलोजन। ऐसा क्यों करते हैं, तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन सिंपली आपके एनसीईआरटी के लाइन से पूछा गया है। तो उसमें एनसीईआरटी के लाइन में देखो, इसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, then the sodium fusion extract is first boiled with concentrated nitric acid to decompose cyanide and sulfide of the sodium formed during the Lacini test. These ions would otherwise interfere with the silver nitrate test for the halogens. तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर सिस्टम में सल्फाइड और साइनाइड आयन अगर बन गया तो उनको डिकम्पोज करके हटा दिया जाए। यानी अगर आपके पास सल्फाइड आयन है तो ये चला जाएगा H2S में और गैस बन के बाहर निकल जाएगा। अगर CN आयन है तो भी ये डिकम्पोज होकर HCN बन के बाहर चला जाएगा। यानी इनको हटाओ, इनको नहीं हटाओगे सिस्टम में तो क्या होगा, आपके सिल्वर के साथ जो हैलोजन कंबाइन करेगा तो हैलोजन के बदले सल्फाइड और साइनाइड कंबाइन कर लेगा, तो सिल्वर के टेस्ट को क्या करेगा, इंटरफेयर करता है। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में से बोला गया है कि सोडियम फ्यूजन टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर नाइट्रोजन मौजूद होता है तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होता है। ध्यान देना, आप ध्यान देना, लैसेनी टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो अगर आपके पास नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है साइनाइड आयन में, NaCN में। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन से कंबाइन करके आपका बनता है CN- आयन बनता है, यानी बनता है सोडियम साइनाइड। यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि लैसेनी टेस्ट जो होता है वो किस किस एलिमेंट को पहचानने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ध्यान ना, लैसेनी टेस्ट में हम लोग नाइट्रोजन को कन्फर्म करते हैं, सल्फर को कन्फर्म करते हैं और हैलोजन के लिए यूज करते हैं। यानी नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तीनों अपना ऑप्शन होगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑल ऑफ दिज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो हर क्वेश्चन में मैं आपके साथ एनसीईआरटी का लाइन को मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, लास्ट मोमेंट में एनसीईआरटी का थॉरो रीडिंग करोगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक क्या होगा, बूस्ट करेगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि ब्लू कलरेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड, कब नहीं होता है। तो ध्यान ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर डालते हैं कॉपर सल्फेट में तो उसके इसमें आपका ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है CuNH3 ठीक है, तो ये ब्लू कलर बनेगा। आपको पूछा गया ब्लू कलर कब नहीं बनता है, अगर फेरिक क्लोराइड को डालते हो सोडियम फेरोसाइनाइड में तो इसमें प्रश्न ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है Fe4 FeCN6 तो ये भी ब्लू कलर का बनता है। अगर कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस को डालेंगे पानी में तो उसमें ब्लू विटल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीनों ऑप्शन में ब्लू कलर बनेगा। तो इसमें जो ऑप्शन जो बी है, बी ऑप्शन में अगर कॉपर सल्फेट आप ऐड कर रहे हो इस कॉम्प्लेक्स में तो इस कॉम्प्लेक्स का जो के है उसको हटा के कॉपर आएगा, और अगर कंपाउंड ऐसा बनता है जो कि होता है रेडिश ब्राउन, या समतब बोलते हैं इसको हम लोग चॉकलेट ब्राउन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका कलर को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस बी वाले ऑप्शन में आपका जो कंपाउंड बनेगा ब्लू कलर का नहीं बनेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो आपको ये पता कर लो, क्योंकि ये चीज़ कहाँ है। तो एक नया टॉपिक आपके नीट में ऐड हुआ है, सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में आपको पढ़ना है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि सिलेबस से बाहर है, क्योंकि नीट में इस बार एक नया टॉपिक ऐड हो गया है सॉल्ट एनालिसिस, उसमें ही आपको मिल जाएगा।
तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि जल्दाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ध्यान देना, आपके जल्दाल मेथड वाले टॉपिक के लाइन्स में आंसर में लिखा हुआ है कि जल्दाल मेथड हम लोग कब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रो का पार्ट होता है, यानी इस केस में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अजो मतलब होता है इस तरह का सिस्टम, यानी एन डबल बॉन्ड एन जो सिस्टम होता है उसको हम अजो बोलते हैं, इसमें भी अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है रिंग में, रिंग के अंदर, जैसे प्रीडीन, जो प्रीडीन यहाँ दिया हुआ है, तो इस केस में भी आप जल्दाल मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी ये तीनों केस में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन सी में बस। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए होगा ऑप्शन सी, और सिंपली आपके एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन लिया हुआ था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए, बी और डी का जो ऑप्शन है वहाँ जो भी नाइट्रोजन है उसको आप अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। तो जो बहुत ज़रूरी है कि जो नाइट्रोजन को हम अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर पाएंगे वही आपके जल्दाल मेथड को दे सकता है, नहीं तो नहीं दे पाएगा। तो बच्चों लोग एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके नीट में जेई में बार बार पूछा जाता है, तो लाइन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, और ये होपफुली चांस है कि ये इस बार भी आ सकता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दुमास मेथड के थ्रू अगर हमको नाइट्रोजन को एस्टिमेट करना है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है कि आपके पास ऑर्गेनिक सैंपल है 0.25 ग्राम का, और इससे जब हम दुमास मेथड का यूज करके जो नाइट्रोजन कलेक्ट करते हैं उसका वॉल्यूम दिया है 40 ml। किस कंडीशन में मिलता है? तो 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 725 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, अब बोला है कि द एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन 25 mm ऑफ मरकरी देन द परसेंटेज नाइट्रोजन इन द कंपाउंड एज। तो ध्यान देना, आपका जो पी टोटल होगा तो पी टोटल में कुछ प्रेशर नाइट्रोजन का होगा और कुछ प्रेशर क्या होगा, एक्वस टेंशन मतलब पानी का वेपर का होगा। ठीक, तो पानी का जो वेपर का प्रेशर है उसको हम बोलते हैं एक्वस टेंशन, जो कि दिया है 25। तो मेरे को चाहिए पी ऑफ N2 चाहिए, पी ऑफ N2 चाहिए। तो ध्यान देना, पी टोटल दिया हो 725, तो पी ऑफ N2 कैसे निकलेगा? तो एक्वस टेंशन जो है 25 उसको डालो और उसको माइनस कर दो, तो पी ऑफ N2 निकल के आ जाएगा आपके पास 700 mm ऑफ मरकरी आ चुका है। बात समझ में आया? अब ध्यान देना, आपके पास नाइट्रोजन का प्रेशर आ चुका है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आपको नाइट्रोजन का अमाउंट पता करना है। ठीक है, आपको सैंपल का तो अमाउंट पता है ना, सैंपल है 0.25 ग्राम है। तो अगर हम वेट ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेंगे तो वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 करके मेरा परसेंटेज पता चल जाएगा। अब वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मेरे को पहले निकालना पड़ेगा मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा? तो ध्यान देना, आपके पास नाइट्रोजन का प्रेशर है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम 40 ml दिया हो क्वेश्चन में। तो सिंपल आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करो, पी ऑफ N2 इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल ऑफ N2 RT। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मोल ऑफ N2 पता करना है। तो ध्यान देना, इसमें आप जो पी ऑफ N2 पुट करोगे ATM में, तो आप 700 को डिवाइड करोगे 760 से, तो ये कन्वर्ट होगा ATM में। आपका जो वॉल्यूम होगा उसको चेंज करो लीटर में, तो लीटर में चेंज कैसे होगा, 40/1000 करना, तो लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू होगा मोल ऑफ N2 R। तो R का वैल्यू इसमें क्या लेंगे, तो 0.0821। क्योंकि आपका जो ऑप्शन है बहुत पास है, तो इसमें आप अप्रोक्सीमेशन मत करना है, एग्जैक्ट वैल्यू पुट करना है, क्योंकि आपके ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेना है। ठीक है, टेम्परेचर पुट करोगे 300 केल्विन। बात समझ में आया? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मोल ऑफ N2 आपको मिल जाएगा। बात समझे? अब जब मोल ऑफ N2 मिलेगा तो ध्यान देंगे, तो मोल ऑफ N2 मान लेते हैं, इसको आपको A मिल जाएगा, इस A को अपन निकाल लेना आपको। ठीक, अब इस मोल ऑफ N2 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो N2 का मोलर मास, तो N2 का मोलर मास कितना था, 28 होता है। तो आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो निकल के आएगा, तो ध्यान देंगे, तो आपको निकालना है वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ N2।
तो जो वेट ऑफ नाइट्रोजन होगा वही होगा वेट ऑफ N2, सेम ही चीज़ है। तो इसका जो वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जो ए मोल निकला, ए को मल्टीप्लाई करोगे 28 से, यानी N2 के मोलर मास से, तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 0.0419 ग्राम निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपका वेट ऑफ नाइट्रोजन निकल के आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है परसेंटेज एन का। तो सिंपली क्या करना है, परसेंटेज के लिए क्या होगा, तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करोगे, तो पॉइंट जो वेट ऑफ नाइट्रोजन निकला है बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 कर लेंगे। तो वैल्यूज को पुट करो, 0.0419 डिवाइडेड बाई 25 सैंपल का वेट इंटू 100 कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 16.76% आ जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट होगा। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में चैलेंज क्या था, चैलेंज था कैलकुलेशन, प्लस इसमें क्या है, ऑप्शन बहुत पास पास है, तो आप हल्का भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर पाओगे। तो इसमें मेन है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लास्ट में ट्राई करना, क्योंकि इसमें अगर हल्का ही मिस करोगे तो आप गलत ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो बेटर है इसको लास्ट के लिए रखना, और बाकी आप क्वेश्चन बनाओ, लास्ट में टाइम बचे तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम आपको लगेगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में जल्दाल मेथड का यूज करके आपके 0.75 ग्राम के सैंपल से अमोनिया गैस इवॉल्व हुआ है। उस अमोनिया गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको 10 ml H2SO4 1 मोलर 10 ml 1 मोलर H2SO4 यूज करना पड़ा। तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको बताना है कि आपके सैंपल में परसेंटेज नाइट्रोजन कितना होगा। तो ध्यान देना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। हमारा जो फार्मूला है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट ये फार्मूला बेटर है क्योंकि ये किसी भी एसिड के साथ इजीली काम करेगा। एनसीईआरटी में जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें बस एसिड अगर H2SO4 होगा तभी ये काम करेगा, बाकी केस में काम नहीं करेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो हम लोग फार्मूला दे रहे हैं उसका आप यूज करो। तो ध्यान ना, हमारा फार्मूला है परसेंटेज एन का पता करने का 1.4 N1 V1, ये V1 वॉल्यूम होगा ml में। अब चाहे N1 V1 किसके लिए बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है एसिड। जो एसिड आप यूज कर रहे हो उसका नॉर्मलिटी है, उसका वॉल्यूम है इन ml में, माइनस N2V2। ये N2V2 बेस के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बेस दिया रहेगा तो उसका नॉर्मलिटी, उसका वॉल्यूम इन ml में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपका बेस नहीं दिया हुआ, तो बेस नहीं दिया हुआ तो इसको हम 0 मान लेंगे, ठीक। डिवाइडेड बाय सैंपल का वेट इन ग्राम। अब ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलिटी क्या होता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दिया रहता है, तो ध्यान देना नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अब ये बहुत सिंपल है, जैसे मान लेते हैं कि एन फैक्टर क्या होता है, तो नॉर्मली आपको एसिड का एन फैक्टर पता करना है। तो एसिड जितना H+ लूज कर सकता है वही इसका एन फैक्टर होगा। तो फॉर एग्जांपल आपका H2SO4 है तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो उसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। HCl एसिड का एन फैक्टर क्या होगा, तो HCl एसिड का एन फैक्टर हो जाएगा 1। HBr का क्या होगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेस का, तो बेस में जैसे NOH अगर यूज रहेगा तो उसका एन फैक्टर क्या लोगे आप, 1। जितना OH निकाल सकता है बेस वही उसका एन फैक्टर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 OH निकले तो इस एन फैक्टर को 2 बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप एन फैक्टर सोच सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ, तो गिवन दिया हुआ है आपके पास एसिड का मोलरिटी दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे आपको N1 पता करना, तो आपको मोलरिटी क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ आपके पास 1 दिया हुआ है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, H2SO4 का 2 होगा, तो इसका होगा N1 हो जाएगा 2। अब वॉल्यूम V1 क्या होगा एसिड का, ये हो जाएगा आपका 10 ml, ठीक है। तो बेस यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, तो बेस को आप क्या मानोगे, बेस को मानोगे 0, बेस को मानोगे 0, ठीक। अब इसको पुट करते हैं हम लोग। तो जब पुट करेंगे फॉर्मूले में तो ध्यान देना आप लोग, आपके पास हो जाएगा 1.4 ब्रैकेट N1 हो गया 2, वॉल्यूम हो गया 10, बेस को मान लो 0 और डिवाइडेड बाय सैंपल का वेट इन ग्राम, ये हो जाएगा 0.75, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो होगा ऊपर हो जाएगा 30, ये 1.4
और ये तो हो जाएगा ऊपर 28 हो जाएगा, 28/75.75। तो इसको आप लिख सकते हो 3/4। तो ये जब 3/4 लिखो तो ये हो जाएगा 28, नीचे हो जाएगा 3, इसका 4 को ऊपर कर लो। ठीक, तो जब 4 को ऊपर करोगे, इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 37.33। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जल्दार मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आने का हाई चांस है। तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना आपको इसको देख लेना प्रॉपरली। ठीक, इवन इनफैक्ट 2-4 क्वेश्चन और मैं इसको अप्लाई कर आप देख लो, ताकि इसमें आप कॉन्फिडेंस फील करो कि इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि डुमास मेथड का यूज करके सैंपल को हम ट्रीट करते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करता है, और उस नाइट्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो दिया हो क्वेश्चन में 55 ml। ठीक, अब ध्यान देंगे आपका जो सैंपल का वेट दिया हुआ है 0.35 ग्राम, और बोला गया है कि आपका सिस्टम का जो टोटल प्रेशर है वो 715 mm ऑफ मरकरी है। आपको बोला गया है इस डाटा का यूज़ करके आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है सैंपल में, और आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इस कंडीशन पे आपका एक्वस टेंशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 15 mm ऑफ मरकरी दिया हुआ है। तो ध्यान देना, जो प्रेशर जो होगा, ये प्रेशर जो होता है नाइट्रोजन प्लस एक्वस टेंशन यानी वाटर वेपर के प्रेशर का सम होता है। मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को निकालना है N2 का प्रेशर। तो N2 का प्रेशर कैसे निकलेगा, जब आप गिवन प्रेशर में से एक्वस टेंशन यानी वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस करो, तो P ऑफ N2 कैसे निकलेगा, तो P ऑफ N2 निकलेगा P टोटल जो कि दिया हुआ है 715 माइनस P ऑफ H2O 15, यानी ये हो जाएगा 700 m ऑफ मरकरी, ये हो जाएगा आपका P ऑफ N2। अब ध्यान ना परसेंटेज N कैसे निकलेगा, तो आपको सिंपली निकालना है वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, वेट ऑफ सैंपल आपको दिया है क्वेश्चन में, इंटू 100 करके आप निकाल सकते हैं परसेंटेज N। अब इस N को निकालने के लिए आपको वेट ऑफ नाइट्रोजन पता होना चाहिए, और वेट ऑफ नाइट्रोजन पता होने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, जो कि N2 के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए सिंपली अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, यानी प्रेशर ऑफ N2 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 इक्वल टू मोल ऑफ N2RT। तो इसमें जो हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो प्रेशर पुट करेंगे ATM में, तो ATM में पुट करने के लिए क्या करेंगे, आपको प्रेशर जो हमारा निकला है वो निकला है mmHg में, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 760 से डिवाइड करेंगे, तो P ऑफ N2 क्या हो जाएगा 700/760। वॉल्यूम N2 को हमको चेंज करेंगे लीटर में, तो हो जाएगा 55/1000, और इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ N2। R का वैल्यू लोगे 0.0821। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आपका ऑप्शन बहुत पास पास है, तो आप कहीं भी अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते हो। अगर आप हल्का भी अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपका आंसर जो है कोई और आ जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। टेम्परेचर पुट करना 300 केल्विन, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो मोल ऑफ N2 है वो निकल के आ जाएगा 0.00205 ऐसा कुछ आने वाला होगा। ठीक है, लास्ट यहाँ पे 7 आप लिख सकते हो चाहोगे तो। ये मिल गया आपको मोल ऑफ N2। मेरे इंटरेस्ट से मेरे को निकालना वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो वेट ऑफ जो नाइट्रोजन है, बेसिकली नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में है, तो जो वेट ऑफ नाइट्रोजन होगा वो वेट ऑफ N2 के इक्वल होगा। अब वेट ऑफ N2 कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ N2 आप निकाल चुके हो, उसे मल्टीप्लाई कर देना। क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, मोलर मास ऑफ N2 जो कि होता है 28, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो वेट निकल के आ जाएगा, ये वेट निकल के आ जाएगा 0.05758 ग्राम के आसपास आएगा। बात समझ में आया, तो आपको वेट ऑफ N मिल गया। अब परसेंटेज N के फॉर्मूले पुट करते हैं इस N को, वेट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.05758 को डिवाइड करोगे आप किससे 0.35 से इंटू 100 करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो नियरली आएगा 16.457 के आसपास ऐसा कुछ आने वाला होगा। ठीक है, तो आप देखोगे
आपका जो आंसर मैच किससे करेगा, तो अपना ऑप्शन बी से हमारा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखो चलो, इस क्वेश्चन में मेरा जो एडवाइस आपको है कि जब भी दुमास मेथड का क्वेश्चन हो और ऑप्शन बहुत पास पास हो, तो दुमास मेथड का क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, तो आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को लास्ट में करने का, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है। आप हल्का भी अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपका आंसर क्या होता है, कोई और ऑप्शन का आंसर टिक हो सकता है। तो जहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए था, वहाँ पे आप टाइम भी वेस्ट करोगे और आपका मार्क्स नेगेटिव में भी आ जाएगा। तो इसको आप लास्ट में अटैम्प्ट करोगे, टाइम बचेगा तो आराम से ठंडे दिमाग से इसको आपको अटैम्प्ट करना है। तो बस चलो, ये था मेरे साइड से इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों, इस क्वेश्चन बोला गया कि जल्दाल मेथड का यूज हम किस एलिमेंट के एस्टिमेशन में करते हैं। तो सिंपल है, जल्दाल मेथड का यूज हम लोग करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा ये होगा करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप एनसीईआरटी को हल्का भी रीड किए हो तो बहुत इजीली इसको आप बता सकते हो। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे।